चलिए ना, कल की क्लास में हम लोगों ने लास्ट में कंडक्टिविटी वाला जो पॉइंट है वो लिखा था। और कंडक्टिविटी में आपको बोला था कि आयनिक कंपाउंड्स की कंडक्टिविटी के लिए जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर होता है वो होता है आयंस, है ना। तो आयंस अगर मूवमेंट करने के लिए फ्री है तो वहां पर कंडक्टिविटी होगी, लेकिन अगर आयंस कंडक्टिव मतलब मूव करने के लिए फ्री नहीं है तो वहां पर कंडक्टिविटी नहीं होगी। सॉलिड फॉर्म में कंडक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं दिखाते आयनिक कंपाउंड, क्योंकि आयंस जो है वो एक स्टेबल पोजीशन पे रहेंगे, वो मूव नहीं कर सकते। लेकिन जैसे ही आप उसको मेल्ट करोगे, मॉल्टन फॉर्म में लाओगे या फिर आप एक्वस फॉर्म में लाओगे तो कंडक्टिविटी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। ठीक है। इसके बाद अगला जो पॉइंट हमें डिस्कस करना है, कल हम लोगों ने थर्मल स्टेबिलिटी में छोटा छोटे के साथ बड़ा बड़े के साथ ऑर्डर्स बना लिए थे कुछ, तो उस पर 2-4 क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं हाइड्रेटेड रेडियस और फिर कोवेलेंट बॉन्ड स्टार्ट करेंगे। देखिएगा, which of the following compound is thermally most stable? Which of the following compound is thermally most stable? Which of the following compound is thermally most stable? पहला ऑप्शन लिखिएगा BeCO3, अगला लिखिएगा MgCO3, अगला लिखिएगा BaCO3, अगला लिखिएगा ऑल आर इक्वली स्टेबल। अब इसमें हमको देख के पहचान में आना चाहिए कि भाई थर्मल स्टेबिलिटी की बात कर रहा है तो अपने को छोटा छोटे के साथ और बड़ा बड़े के साथ स्टेबल देखना है। कॉमन आयन कौन है? कार्बोनेट। कार्बोनेट छोटा है या बड़ा है? बड़ा। और बड़ा बड़े के साथ स्टेबल होगा। तो बेरिलियम, मैग्नीशियम और बेरियम में सबसे बड़ा कौन है बेटा? बेरियम। तो उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? सबसे ज्यादा। अगला क्वेश्चन लिखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल थर्मली? विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल थर्मली? पहला ऑप्शन लिखिएगा Li2CO3, अगला लिखिएगा Na2CO3, अगला लिखिएगा BeCO3 और अगला लिखिएगा BaCO3। करेक्ट आंसर इसमें कौन हो जाएगा? Na2CO3। क्यों हो जाएगा? क्यों हो जाएगा? हाँ, आपको एक नोट लिखाया गया था, है ना। वो नोट क्या था कि सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम के कार्बोनेट, सल्फेट और हाइड्रोक्साइड टूटते नहीं है, पिघल जाते हैं। तो इसमें बाकी जितने भी कंपाउंड है वो तो टूट जाएंगे। टूट जाएंगे मतलब वो थर्मल स्टेबिलिटी उनकी कम है। तो यहां पर आपको अनडाउटेडली अगर सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम का कभी कार्बोनेट, सल्फेट या हाइड्रोक्साइड दिख जाता है तो आपको डायरेक्टली उसको टिक कर देना है कि उसकी थर्मल स्टेबिलिटी क्या है? ज्यादा। अगला क्वेश्चन लिखें, which of the following has least thermal stability? Which of the following has least thermal stability? ऑप्शन लिखेगा, पहला ऑप्शन Li2CO3, अगला लिखेगा Na2CO3, अगला लिखिएगा K2SO4, अगला लिखिएगा RbOH। करेक्ट आंसर इज फर्स्ट, क्योंकि बाद वाले तीनों वही लिथियम के बाद वाले जो सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम के या तो कार्बोनेट है या सल्फेट है या हाइड्रोक्साइड और वो टूटते नहीं है। तो इसलिए आंसर कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट। तो इस टाइप के क्वेश्चन बना के दिए जा सकते हैं आपको, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट जो आयनिक कंपाउंड में एक लास्ट पॉइंट हमें डिस्कस करना है, दैट इज हाइड्रेटेड रेडियस। हम लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा था हाइड्रेशन एनर्जी का, वो बस उसी से थोड़ा बहुत रिलेटेड ये टॉपिक है, हाइड्रेटेड रेडियस। नाम से समझ में आ रहा है कि हम लोग रेडियस के बारे में बात करने वाले हैं, लेकिन जो रेडियस है वो कौन से फॉर्म में है? हाइड्रेटेड। हाइड्रेटेड कहने का मतलब है वाटर के साथ होगा, एक्वस के साथ होगा। ये जो पूरा टॉपिक है इसमें हम लोग पहले इसका जो जुगाड़ है, जो इसका की कॉन्सेप्ट है वो समझ लेते हैं कि सॉल्व कैसे करना होता है, फिर उसके कॉन्सेप्ट वगैरह को समझेंगे। पहली चीज, हम लोगों ने पीरियोडिक टेबल में एक टॉपिक पढ़ा था रेडियस, पूरा है ना, लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड क्या होगा, टॉप टू बॉटम क्या होगा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ये वो 6 तरह के जो केस हो सकते थे वो सारे हमने रेडियस के लिए पढ़े। यहां पर जब हम हाइड्रेटेड रेडियस की बात करेंगे तो आप उस रेडियस को नॉर्मल फॉर्म में, वहां पर जब हम रेडियस पढ़ते थे ना
तो वहां पर हम एलिमेंट को या तो गैसियस फॉर्म में लेकर चलते थे या फिर सॉलिड फॉर्म में लेकर चलते थे। लेकिन जैसे ही हाइड्रेटेड रेडियस बोला तो आपने उस एलिमेंट को या आयन को कहां डाल दिया? पानी में। पानी में जाते ही एक बात ध्यान रखिएगा कि जो एक्चुअल रेडियस का ऑर्डर होता था, एक्चुअल रेडियस किसको कहा जा रहा है? जो आपने पीरियोडिक टेबल में पढ़ा था। किसी भी एलिमेंट का जो एक्चुअल रेडियस होता है, पानी में जाने पर वो रेडियस का ऑर्डर रिवर्स हो जाता है। मतलब जो एक्चुअल में छोटा था वो हाइड्रेटेड में बड़ा हो जाएगा और जो एक्चुअल में बड़ा था वो हाइड्रेटेड में छोटा हो जाएगा। तो इस पूरे टॉपिक में बाजू में एक बात लिख लेना कि एक्चुअल साइज का ऑर्डर एंड हाइड्रेटेड साइज का ऑर्डर रिवर्स होता है। इस बात को लिख लीजिए पहले तो। एक्चुअल साइज का ऑर्डर एंड हाइड्रेटेड साइज का ऑर्डर रिवर्स होता है। एक्चुअल साइज का ऑर्डर एंड हाइड्रेटेड साइज का ऑर्डर रिवर्स होता है। तो अपने को अगर एक्चुअल साइज का ऑर्डर पता है तो उसकी मदद से हम लोग हाइड्रेटेड साइज का ऑर्डर ऑटोमेटिकली बना सकते हैं। अब ये रिवर्स क्यों होगा उसका कारण हम लोग समझते हैं थोड़ी देर में। पहले इसकी डेफिनेशन लिखा रहा हूं, ध्यान सुनना। देखो होता क्या है, जब आप याद करिएगा हमने पढ़ा था इस तरह से कि कोई आयनिक कंपाउंड है आपके पास और आपके पास एक्वस सॉल्यूशन, और इसको जब आप पानी में डालते थे तो मैंने बोला था सॉल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल में कोई ना कोई अट्रैक्शन, कोई ना कोई इंट्रैक्शन जरूर होता है। वो हो सकता है आयन डाइपोल अट्रैक्शन हो, वो हो सकता है आयन इंड्यूस डाइपोल हो, वो हो सकता है डाइपोल डाइपोल हो, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल हो, या फिर इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस डाइपोल हो। लेकिन इसके और इसके पार्टिकल में कोई ना कोई अट्रैक्शन जरूर होता है। और जब अट्रैक्शन होगा तो उसकी वजह से क्या होगा? जैसे मान लीजिए हमने यहां पर कोई एक आयन कंसिडर कर लिया और मान लीजिए वो आयन हमने क्या नाम दे दिया? M+। ये एक आयन है। जैसे इस आयन को आपने पानी में डाला तो वाटर इज अ पोलर सॉल्वेंट। तो बेटा ये आयन है और जो पोलर चीजें होती है ना उनके अंदर खुद का क्या होता है? डाइपोल। तो ये आयन हो गया और इसके अंदर है डाइपोल, तो इनके बीच में एक अट्रैक्शन लगेगा जिसका नाम क्या होगा? आयन डाइपोल अट्रैक्शन। जब वीक फोर्सेस पढ़ेंगे तब आएगा उसके अंदर। तो यहां पर आयन डाइपोल अट्रैक्शन लगेगा और आयन डाइपोल अट्रैक्शन की वजह से क्या होगा? याद करिएगा पानी जो होता था वो Mx को घेर लेता था। तो यहां पर ये प्लस है तो प्लस की तरफ याद करिएगा वाटर का नेगेटिव वाला एंड आता था। ये वी शेप जो बना रहे हैं वाटर का शेप है। तो इसके आसपास जो होगा कि वाटर मॉलिक्यूल आके क्या कर लेंगे बेटा? घेरा बना लेंगे। लेकिन वाटर मॉलिक्यूल इसके आसपास कब तक घेरा बनाते जाएंगे? जब तक इसके पूरे पॉजिटिव चार्ज को वो न्यूट्रलाइज नहीं कर देता। यहां पर ऑक्सीजन जो आ रहा है ना, ऑक्सीजन के ऊपर कैसा चार्ज है? नेगेटिव है या पार्शियल नेगेटिव है? पार्शियल है। तो बेटा एक ऑक्सीजन इसके पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस नहीं कर पाएगा, कई सारे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी, कई सारे पार्शियल नेगेटिव चार्ज मिलकर एक पॉजिटिव या 2 पॉजिटिव या 3 पॉजिटिव को क्या कर पाएंगे? बैलेंस कर पाएंगे। अब होने क्या वाला है कि जब हमको उस चार्ज को न्यूट्रलाइज करना है तो इसका मतलब है इसके आसपास वाटर जो है ना वो बहुत सारी लेयर्स बना लेगा। मान लो ये पानी का जो है पहला लेयर आ गया इसके सामने, लेकिन अभी भी मान लीजिए इसका चार्ज न्यूट्रलाइज नहीं हुआ तो और वाटर इसके पास अट्रैक्ट होने लगेंगे। इसका मतलब है इसके पास एक और लेयर बनने लग जाएगी और ऐसे लेयर पे लेयर बनती जाएगी जब तक इस मेटल के चार्ज को न्यूट्रलाइज नहीं कर दिया जाता। तो ये इसके ऊपर एक और लेयर बन गई। सिमिलरली फिर से अगर अभी चार्ज न्यूट्रलाइज नहीं हुआ है तो एक और लेयर बन जाएगी, एक और लेयर बन जाएगी, ऐसे बनती जाएगी। पहली लेयर जो बनी उसको हम लोग बोल देते हैं 1 डिग्री लेयर या प्राइमरी लेयर, सेकेंड लेयर को बोल देंगे 2 डिग्री या सेकेंडरी, टर्शियरी, इस तरह से चलता जाएगा। तो इसके ऊपर लेयर पे लेयर बनती जाएगी। अब एक्चुअल में जो आयन का साइज था वो तो यहां से लेके यहां तक ही था, लेकिन पानी के आ जाने से अब इसका जो रेडियस है वो यहां तक दिख रहा होगा और ऐसे रेडियस को क्या बोला जाएगा? हाइड्रेटेड रेडियस। तो अब बात ये आती है कि हाइड्रेटेड रेडियस क्या होता है, तो वो तो हमने समझा कि हाइड्रेटेड रेडियस क्या है। पहले डेफिनेशन बोल रहा हूं हाइड्रेटेड रेडियस के, लिखिएगा। व्हेन एनी आयन इज पुट इन वाटर, when any ion is put in water, then due to ion dipole attraction, when any ion is put in water, then due to ion dipole attraction, water forms layers around it. Water forms layers around it, है ना? Layers around it. The radius such obtained is called hydrated radius.
द रेडियस सच ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड हाइड्रेटेड रेडियस। तो भैया इस तरह से मिलने वाले रेडियस को हम लोग क्या बोल देते हैं? हाइड्रेटेड रेडियस। ठीक है, अब आगे की बात समझिएगा। मैंने आपको बोला कि जिसका एक्चुअल साइज छोटा होता है उसका हाइड्रेटेड साइज क्या हो जाता है? बड़ा। क्यों हो जाता है? कारण समझिएगा बेटा। एक्चुअल में यहां पर जो कॉन्सेप्ट आएगा वो कॉन्सेप्ट आएगा फाई का। फाई का फॉर्मूला क्या होता है? चार्ज अपॉन साइज। अगर जो भी आयन है, कैटायन है, अगर उसका फाई ज्यादा है, चार्ज बाय साइज का रेशो ज्यादा है, चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, तो बेटा जितनी ज्यादा चार्ज डेंसिटी होगी उतने ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल को वो क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो बेटा अगर किसी का फाई ज्यादा, तो इसका मतलब है वो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। और नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, इसका मतलब है उसके आसपास नंबर ऑफ लेयर्स क्या बनेगी? कम बनेगी या ज्यादा बनेगी? ज्यादा। तो नंबर ऑफ लेयर्स उसके पास ज्यादा बनेगी, और नंबर ऑफ लेयर्स ज्यादा बनेंगी, इसका मतलब है कि उसका जो हाइड्रेटेड रेडियस होगा वो भी क्या हो जाएगा बेटा? ज्यादा। तो इसका मतलब यहां पर यह निकल के आता है कि जैसे ही फाई बढ़ेगा तो फाई बढ़ने के साथ वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा अट्रैक्ट होंगे, वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा अट्रैक्ट होंगे तो नंबर ऑफ लेयर्स ज्यादा होगी, और नंबर ऑफ लेयर्स ज्यादा होगी तो हाइड्रेटेड रेडियस भी ज्यादा। इसका मतलब यह हुआ कि बेटा फाई किसका ज्यादा होगा? या तो उसका चार्ज ज्यादा हो और या फिर उसका साइज छोटा हो। तो जनरली क्या होता है कि जिसका एक्चुअल साइज छोटा होता है उसका हाइड्रेटेड साइज बड़ा होता है। यह बात आपको देखने को मिल जाएगी। जैसे मान लीजिए मैंने एग्जांपल में ले लिया Li+ और मैंने एग्जांपल में ले लिया Cesium+। गैसियस फॉर्म में जब हम बात करते हैं तो लिथियम छोटा होता है और सीजियम बड़ा होता है। लेकिन अब फाई निकालोगे तो इसका चार्ज बाय साइज रेशो ज्यादा आएगा और इसका चार्ज बाय साइज रेशो कम आएगा। जिसका चार्ज बाय साइज रेशो, उसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा, और चार्ज डेंसिटी ज्यादा है तो वाटर ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। वाटर ज्यादा अट्रैक्ट करेगा तो इसके पास बेटा बहुत सारी लेयर्स बन जाएंगी, जबकि ये वाटर कम बुलाएगा तो इसके पास ज्यादा लेयर नहीं बन पाएगी। और जिसके पास ज्यादा लेयर बनेगी उसका रेडियस ज्यादा हो जाएगा, और जिसके पास कम लेयर बनेगी उसका रेडियस कम हो जाएगा। इसीलिए जिसका एक्चुअल साइज छोटा होता है उसका हाइड्रेटेड रेडियस क्या होगा? बड़ा। तो ये जो बात लिखी हुई है यहां पर, इस बात को आप मेंशन कर लीजिए, डायग्राम भी बना लीजिए ये M+ वाला, ताकि एक बार हाइड्रेटेड रेडियस किस तरह से दिख रहा होता है वो हमें यहां पर दिख जाता है। अच्छा, अगर किसी का फाई ज्यादा है तो एक बार उसके हाइड्रेशन एनर्जी के बारे में क्या हम कमेंट कर सकते हैं? फाई ज्यादा तो हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगा? याद करिए हाइड्रेशन एनर्जी क्या था? जब आप किसी चीज को पानी में डालते थे तो आयन मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट के इंटरेक्शन से रिलीज होने वाली एनर्जी को क्या बोला जाता था? हाइड्रेशन है। अगर फाई ज्यादा तो हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी या कम होगी? ज्यादा। क्यों? चार्ज ज्यादा है तो ज्यादा वाटर बुलाएगा, ज्यादा वाटर बुलाने का मतलब अट्रैक्शन ज्यादा है। जब जब अट्रैक्शन बढ़ेगा तब तब एनर्जी रिलीज होगी। जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, और उसी रिलीज होने वाली एनर्जी को हम लोग क्या बोलते थे? हाइड्रेशन एनर्जी। तो अगर फाई ज्यादा है तो हाइड्रेशन एनर्जी भी ज्यादा होती है ना। फाई के लिए मेंशन कर लेना, पहले आपको बताया जा चुका है। फाई का एक नाम होता है बेटा आयनिक पोटेंशियल, एक नाम होता है पोलराइजिंग पावर, और यहां पर फाई का एक और नाम है, वो क्या है बेटा? चार्ज डेंसिटी भी बोल सकते हैं इसको, चार्ज डेंसिटी। तो फाई के 3 टर्म्स यूज हो सकते हैं, आयनिक पोटेंशियल, पोलराइजिंग पावर और चार्ज डेंसिटी। चले, अब इसमें अगर हम लोग डिस्कशन करें तो इसके अंदर हमें कुछ पॉइंट्स को और डिस्कस करना है, कवर करना है। ध्यान सुनिएगा, हम लोग अगर रेडियस किसी का जानकारी निकाल पा रहे हैं कि भाई किसी का रेडियस ज्यादा है या कम है, तो हमको उसके मोबिलिटी या कंडक्टिविटी है ना, इनके ऊपर डिस्कशन करना है। तो मुझे बताइए, अगर किसी का रेडियस ज्यादा है, अभी मैं हाइड्रेटेड रेडियस लिख रहा हूं क्योंकि हमारा टॉपिक हाइड्रेटेड रेडियस चल रहा है, लेकिन हाइड्रेटेड फॉर्म में ना दे तो नॉर्मल फॉर्म में भी ये काम करेगा। अगर किसी स्पीशीज का साइज ज्यादा है तो बताइए उसकी मोबिलिटी ज्यादा होगी या कम हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो अगर हाइड्रेटेड रेडियस ज्यादा है तो मोबिलिटी कम हो जाएगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा।
अगर मैं नॉर्मल रेडियस लेता तो भी ये बात वैलिड है, वो डिपेंड करेगा साइज के ऊपर। साइज ज्यादा मोबिलिटी कम, मोबिलिटी कम तो कंडक्टिविटी भी कम, और बेसिकली साइज ज्यादा तो स्पीड ऑफ आयन भी कम हो जाएगी। तो ये सारी चीजों के ऊपर आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर आपने पहला क्वेश्चन तो हाइड्रेटेड रेडियस का ऑर्डर पूछ सकता है, और हाइड्रेटेड रेडियस के ऑर्डर के बाद फिर हाइड्रेटेड आयंस की मोबिलिटी, कंडक्टिविटी या स्पीड के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये बात सिर्फ हाइड्रेटेड रेडियस पे लागू नहीं है, ये नॉर्मल रेडियस पे भी लागू है कि अगर किसी आयन का साइज ज्यादा है तो उसकी मोबिलिटी, कंडक्टिविटी या स्पीड कम ही होता है। चलिए, है ना। अब ये जो अभी हम लोगों ने लिखा है इसके बेसिस पे क्या क्या क्वेश्चन बना के दिए जा सकते हैं, तो आइए उस पर डिस्कशन कर रहे हैं। यहां पर आपके सामने 3 केसेस अभी मैंने लिखे हुए हैं, तो तीनों पे पहले डिस्कशन करते हैं। मान लीजिए पहला वाला केस आपको दिया गया, अभी आप देखो Li प्लस Na प्लस K प्लस Rb प्लस और Cs प्लस आपको दिया हुआ है। अगर हम इन सबके बारे में बात करें तो आपसे पूछा जाएगा कि इनके साइज का ऑर्डर क्या है। 2 तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। पहला तो जो हमने नॉर्मल साइज का ऑर्डर पढ़ा था, और दूसरा जो हमने हाइड्रेटेड साइज का ऑर्डर पढ़ा है। नॉर्मल साइज का ऑर्डर और हाइड्रेटेड साइज का ऑर्डर एक दूसरे का क्या होगा, रिवर्स। जब तक आपको कुछ नहीं बोला गया है, मान लीजिए हम 2 तरह के क्वेश्चन बनते हैं, या तो ये गैसियस में देता, या तो ये सॉलिड में देता, और या फिर ये एक्वस में देता। अगर आपको एक्वस लिख के दिया हुआ है तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाना है कि कौन से रेडियस के बारे में चर्चा हो रही है बेटा, हाइड्रेटेड रेडियस। या फिर अगर मान लीजिए एक्वस नहीं भी लिख के दिया और क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछ लिया कि डिटरमाइन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एक्वस रेडियस या हाइड्रेटेड रेडियस या इन एक्वस सॉल्यूशन द रेडियस, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि किसके बारे में बात कर रहा है, हाइड्रेटेड रेडियस। तो हाइड्रेटेड रेडियस का क्वेश्चन आएगा तो या तो इस तरह से एक्वस लिख के दे देगा, या फिर क्वेश्चन में बोलेगा डिटरमाइन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ हाइड्रेटेड रेडियस, या फिर बोलेगा डिटरमाइन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ साइज इन एक्वस सॉल्यूशन, और एक्वस लिख के नहीं देगा, क्वेश्चन में बोल देगा। तो अपने को ये चीजें देखकर समझ में आ जाना चाहिए कि एक्चुअल साइज की बात हो रही है या हाइड्रेटेड साइज की बात हो रही है, तो हाइड्रेटेड। अब इनके लिए मान लीजिए हम पहले हाइड्रेटेड रेडियस का ऑर्डर बनाएंगे सभी के लिए। अभी मैं यहां पर मेंशन कर देता हूं HR, मतलब हाइड्रेटेड रेडियस की बात हो रही है। और उसके अलावा इनके मान लीजिए हम कंडक्टिविटी के ऊपर भी बात कर लेंगे, या स्पीड के बारे में बात कर लेंगे। ऑर्डर तो सेम ही बनेगा, कंडक्टिविटी हो चाहे स्पीड हो चाहे मोबिलिटी हो। याद करिएगा, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, क्या ये डाउन द ग्रुप के मेंबर हैं या नहीं बेटा है? और डाउन द ग्रुप जाने पर साइज, एक्चुअल साइज बढ़ता है, और जिसका एक्चुअल साइज ज्यादा उसका हाइड्रेटेड साइज कम। उल्टा करना है बिल्कुल। तो डाउन द ग्रुप एक्चुअल साइज बढ़ता है तो हाइड्रेटेड साइज कम हो जाएगा, क्योंकि भाई लिथियम का जो फाई है वो सबसे ज्यादा होगा, तो वो ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल अट्रैक्ट करेगा, और ज्यादा लेयर्स बनेगी, और ज्यादा लेयर बनेगी तो हाइड्रेटेड रेडियस ज्यादा। और अगर किसी का साइज ज्यादा है तो उसकी स्पीड, मोबिलिटी या कंडक्टिविटी कम हो जाएगी। ये ऑर्डर बन जाएगा। अगले वाले पे आइए अगेन, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। मान लीजिए आपको बोला गया एक्वस सॉल्यूशन या फिर हाइड्रेटेड रेडियस में इनके साइज का ऑर्डर बना दीजिए। तो बेटा आपको समझ में आ रहा है कि अगेन ये डाउन द ग्रुप का केस है। डाउन द ग्रुप जाने पर एक्चुअल रेडियस बढ़ता था तो हाइड्रेटेड रेडियस ठीक उसका उल्टा मिलेगा आपको। तो डाउन द ग्रुप जाने पर एक्चुअल साइज बढ़ता था, हाइड्रेटेड साइज कम हो जाएगा। और अगर हाइड्रेटेड साइज कम हो गया तो बेटा अगर मैं स्पीड या कंडक्टिविटी या मोबिलिटी के बारे में बात करूं तो उसका ऑर्डर बिल्कुल इसका रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि जिसका साइज ज्यादा होता है उसकी स्पीड कम हो जाएगी, और जिसका साइज कम है उसकी स्पीड ज्यादा हो जाएगी। अगले वाले पे आएंगे तो अगेन वही डाउन द ग्रुप का ऑर्डर है। तो डाउन द ग्रुप जाने पर एक्चुअल साइज बढ़ता था तो हाइड्रेटेड साइज जो है वो कम हो जाएगा, और स्पीड, मोबिलिटी या कंडक्टिविटी बोले तो वो इसका रिवर्स आ जाएगा, मतलब इंक्रीज हो जाएगा। तो हाइड्रेटेड रेडियस पे जो क्वेश्चन बन सकता है उसके लिए बस आपको सीधा सीधा ये अगर कॉन्सेप्ट पता है कि भाई जिसका एक्चुअल साइज बड़ा है उसका हाइड्रेटेड साइज छोटा है तो आप उससे कर सकते हो, और साइज अगर ज्यादा है तो स्पीड, मोबिलिटी या कंडक्टिविटी का क्वेश्चन उसका ठीक इनवर्स होता है। अब ये जितने भी क्वेश्चन अभी हम लोगों ने करे है ना, इन सब में तो हमने जनरल जो पैटर्न देखा वो डाउन द ग्रुप का पैटर्न देखा। ठीक, एक केस और बता दे रहा हूं, इधर देखिएगा 2 मिनट के। मान लीजिए आपको दिया जाता Na प्लस, मान लीजिए आपको दिया जाता Mg2 प्लस, और मान लीजिए आपको दिया जाता Al3 प्लस, और बोला जाता कि भाई इनके हाइड्रेटेड साइज का ऑर्डर बना दीजिए। तो बेटा सबसे पहले हाइड्रेटेड साइज किसका ज्यादा होगा, जिसकी चार्ज डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा।
फाई ज्यादा होना चाहिए, और या फिर जिसका एक्चुअल साइज छोटा उसका हाइड्रेटेड साइज बड़ा, उससे भी कर सकते हो। अब मुझे बताओ इधर से इधर जाने पर क्या ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है या नहीं है? बेटा है। और आइसो इलेक्ट्रॉनिक में हम लोग क्या लगाते हैं? जेड इफेक्टिव, जिसका जेड इफेक्टिव ज्यादा उसका साइज छोटा, और साइज छोटा जिसका एक्चुअल साइज छोटा उसका हाइड्रेटेड साइज बड़ा। तो बेटा उसका एक्चुअल में फाई ज्यादा है, चार्ज ज्यादा है, तो चार्ज बाय साइज रेशो कम आएगा, और चार्ज बाय साइज रेशो कम तो बेटा इसका साइज मतलब हाइड्रेटेड साइज कम आएगा, और इसका चार्ज बाय साइज रेशो ज्यादा आएगा तो उसका हाइड्रेटेड साइज ज्यादा है ना। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। ये वाला पहले पीछे वाली स्लाइड दिखा दूं, ये लिख लो पहले फिर इस पर। तो हाइड्रेटेड रेडियस पे क्वेश्चन आ जाए तो उससे सॉल्व करने का जो पैटर्न है वो हमको पता होना चाहिए। या तो चार्ज से देख लीजिए, अगर चार्ज डिफरेंट है तो जिसका चार्ज ज्यादा है उसको डायरेक्टली ज्यादा कर दीजिए, और नहीं तो अगर चार्ज सेम दिख रहे हैं तो फिर 5 पे आ जाइए। चले है ना। यहां पर अब ये हाइड्रेटेड रेडियस या आयनिक बॉन्ड्स के बारे में जो भी चीजें हमें पढ़नी थी वो यहां पर आके कंप्लीट होती है। अगली हेडिंग डालिएगा कोवेलेंट बॉन्ड। अब बात करते हैं बेटा कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में। याद करिएगा पहले लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि जब भी किसी एलिमेंट को अपना ऑक्टेट पूरा करना होता है, ये माना जाता था कॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के दो कारण होते हैं, पहला टेंडेंसी टू अचीव ऑक्टेट, दूसरा टेंडेंसी टू मिनिमाइज द एनर्जी। ऑक्टेट के लिए हम लोगों ने लिविस ऑक्टेट रूल के बारे में भी बात करी थी कि लिविस ऑक्टेट रूल माना जाता था कि हर एक एलिमेंट बॉन्ड क्यों बना रहा है, ताकि वो ऑक्टेट पूरा कर सके। लेकिन हमें लिविस ऑक्टेट के कई सारे एक्सेप्शंस भी मिले थे, जिसमें हाइपोवैलेंट, हाइपरवैलेंट, ऑड इलेक्ट्रॉन वगैरह वगैरह केसेस दे रखे थे। तो अब यहां पर यह चर्चा करनी है कि भाई अगर कोई कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है तो कोवेलेंट बॉन्ड क्यों बन रहा है। तो पहले ऐसा माना जाता था कि भाई कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन किस लिए होता है? लिविस के हिसाब से ऑक्टेट पूरा करने के लिए। शुरू में ये सही माना भी गया कुछ समय तक, लेकिन बाद में जब पता चला कि हाइपरवैलेंट, हाइपोवैलेंट मॉलिक्यूल भी मिलते हैं तो फिर ये मान लिया गया कि भाई हर काम जो हो रहा है वो ऑक्टेट कंप्लीशन के लिए नहीं हो रहा है। कोवेलेंट बॉन्ड बनने के पीछे कुछ और भी कारण होता है। पहले डेफिनेशन लिखेंगे कोवेलेंट बॉन्ड की। द केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, the chemical bond formed by mutual sharing of electrons between two atoms. The chemical bond formed by mutual sharing of electrons between two atoms. मतलब दो एटम में जब इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग होती है उससे बनने वाला जो बॉन्ड होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? कोवेलेंट बॉन्ड। याद करिएगा कोवेलेंट बॉन्ड किसके बीच में बनता है? मेटल नॉन मेटल या नॉन मेटल नॉन मेटल? तो नॉन मेटल नॉन मेटल। इसको ऐसा भी बोल दिया जाता है भाई नॉन मेटल एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है या ज्यादा होती है? ज्यादा। मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम और नॉन मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। लेफ्ट टू राइट EN बढ़ता है। तो ऐसा भी बोल दिया जाता है कि द केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स, मतलब दोनों नॉन मेटल के बीच में बनने वाले बॉन्ड को कोवेलेंट बॉन्ड बोल दिया जाता है। अब आइए इसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं बिल्कुल बेसिक से कि पहले क्या माना जाता था और अब करंट सिचुएशन क्या है। तो कोवेलेंट बॉन्ड ऐसा माना जाता था ऑक्टेट थ्योरी के हिसाब से कि कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन या किसी भी बॉन्ड का फॉर्मेशन क्यों होता था? ऑक्टेट कंप्लीशन के लिए। अब इसके एग्जाम्पल पे जब हमने बात करी तो एग्जाम्पल में मान लीजिए पहला एग्जाम्पल मैंने लिया H2, दूसरा एग्जाम्पल लिया मैंने O2 और तीसरा एग्जाम्पल लिया मैंने N2। ध्यान से सुनना, देखते जाना, फिर एक साथ लिख लीजिएगा। पहले ऐसा माना जाता था कि ये बताइए, पहले H2 को देखकर बताओ कि इसमें जो एलिमेंट बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो एलिमेंट कौन है? हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। हाइड्रोजन मेटल है या नॉन मेटल है? नॉन मेटल। तो नॉन मेटल का बॉन्ड आयनिक होगा या कोवेलेंट होगा? कोवेलेंट। यहां पर ये क्या है? नॉन मेटल ऑक्सीजन ऑक्सीजन। और यहां पर भी नाइट्रोजन क्या है बेटा? नॉन मेटल। तो बेटा नॉन मेटल का बॉन्ड कोवेलेंट, नॉन मेटल का बॉन्ड कोवेलेंट। कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन याद करिएगा, ऐसा माना जाता था कि कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से होता था या शेयरिंग से होता था? शेयरिंग से होता था। यहां पर भी अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में शेयरिंग होनी चाहिए, और यहां पर भी हम बात करें तो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में शेयरिंग होनी चाहिए, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड यही होता है।
लेकिन हाइड्रोजन के लिए याद करिए वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, एक। ग्रुप 1 के वैलेंस शेल में एक होगा, यहां पर इस हाइड्रोजन के भी वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होगा। दोनों के इलेक्ट्रॉन को हम अलग अलग तरीके से दिखा रहे हैं, है ना, डॉट क्रॉस जो आप पढ़ते थे 9th क्लास में, वो चीज है। यहां पर बताइए ऑक्सीजन कौन से ग्रुप का मेंबर है, ग्रुप नंबर 16, तो इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6। तो इसके वैलेंस शेल में जो 6 इलेक्ट्रॉन है उनको हम यहां पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6, और इसके वैलेंस शेल में भी जो 6 इलेक्ट्रॉन है उसे डॉट क्रॉस के फॉर्म में हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नाइट्रोजन ग्रुप 15 का मेंबर है, इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 5, तो 1 2 3 4 5, और यहां पर भी 1 2 3 4 और 5। ये इनकी ओरिजिनल सिचुएशन है एटॉमिक फॉर्म में। लेकिन दो नॉन मेटल है, नॉन मेटल के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, और कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, ट्रांसफर से या शेयरिंग से, शेयरिंग से। लेकिन पहले ऐसे माना जाता था कि जो भी ट्रांसफर या शेयरिंग हो रही है वो क्यों हो रही है, ऑक्टेट पूरा करने के लिए, क्योंकि ऑक्टेट रूल तो यही बोलता था, है ना। तो यहां पर ऑक्टेट पूरा करने के लिए ये शेयरिंग वेयरिंग करेंगे। हाइड्रोजन कभी भी ऑक्टेट पूरा नहीं करता, क्या पूरा करता है, ड्यूप्लेट। तो इसे ड्यूप्लेट पूरा करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक, और इसे भी चाहिए एक। तो दोनों में से कोई ट्रांसफर तो कर नहीं सकता था, दोनों ने याद करिए एग्रीमेंट पे साइन किए कि भैया एक इलेक्ट्रॉन तू शेयर कर ले, एक इलेक्ट्रॉन मैं शेयर कर लूं, ताकि हम दोनों का ड्यूप्लेट कंप्लीट हो जाए। तो इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन यहां रख दिया, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन यहां रख दिया, ताकि वो एक इलेक्ट्रॉन इसके एरिया में भी आ जाए और वो एक इलेक्ट्रॉन इसके एरिया में भी आ जाए। तो बेटा इस ब्लू वाले सर्कल में भी 2 इलेक्ट्रॉन है और इस येलो वाले सर्कल में भी 2 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। क्योंकि ये जो वेन डायग्राम पढ़ा है मैथ्स में, वेन डायग्राम पढ़ा, तो ये ओवरलैप्ड रीजन दिखा रहा है, मतलब ये जो ओवरलैप्ड रीजन है ये दोनों में काउंट हो रहा है, ठीक है ना। तो आप देखें यहां पर ये पहले वाले हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन क्रॉस वाला और इस वाले हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन डॉट वाला, यहां पर कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, 1 पेयर, पेयर की बात हो रही है ना, तो एक पेयर शेयर हो रहा है। जब भी एलिमेंट्स, 2 एटम के बीच में एक पेयर शेयर होता है तो हम बोलते हैं सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। किसका फॉर्मेशन, इसको सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बोलेंगे। तो यहां पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया और इस तरह से इनके ड्यूप्लेट भी कंप्लीट हो गए, जो कि ऑक्टेट रूल के हिसाब से कोई भी एटम अपने आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट करने के लिए बॉन्ड बनाता था, बिल्कुल सही प्रूव हुआ ऑक्टेट रूल। यहां पर आए अगेन नॉन मेटल के बीच में जो बॉन्ड बनेगा कैसा बनेगा, कोवेलेंट ट्रांसफर से बनेगा या शेयरिंग से बनेगा, शेयरिंग से। शेयरिंग क्यों करेंगे, पहले के हिसाब से ये माना गया कि ऑक्टेट पूरा करने के लिए शेयरिंग करेंगे। इसे ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2, इसे भी चाहिए 2। तो दोनों ने एग्रीमेंट किया कि भैया 2 इलेक्ट्रॉन मेरे 2 इलेक्ट्रॉन तेरे, अपन शेयर कर लेते हैं ताकि अपन दोनों का ऑक्टेट पूरा हो जाए। तो बेटे यहां पर इसके 2 इलेक्ट्रॉन इसने भी शेयर करवा लिए और इसके 2 इलेक्ट्रॉन इसने भी शेयर करा लिए। अब आप देखेंगे तो ऑक्सीजन के बीच में कुछ शेयरिंग हो रही है। यहां पर कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, 2। इसका मतलब है ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में कैसे बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, डबल कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। और क्या इस बॉन्ड फॉर्मेशन से इन दोनों के ऑक्टेट पूरे हो रहे हैं या नहीं हो रहे, हो रहे। इसका मतलब है इसने भी ऑक्टेट रूल को पूरी तरह से फॉलो कर लिया। अगले पे आया, देखा भैया अगेन नॉन मेटल है और नॉन मेटल का जो बॉन्ड बनेगा वो कोवेलेंट बनेगा। और कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनेगा, तो शेयरिंग से। ऑक्टेट पूरा करने के लिए माना गया कि शेयरिंग हो रही होगी पहले के हिसाब से, तो बेटा इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी ऑक्टेट पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। दोनों ने 3-3 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को शेयरिंग के लिए प्रोवाइड कर दिए। इसके 3 इलेक्ट्रॉन पे इसका अधिकार आ गया यहां पर, और इसके 3 इलेक्ट्रॉन पे इसका अधिकार आ गया। मतलब यहां पर आप देखेंगे तो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में कितने पेयर की शेयरिंग हो गई, 3 पेयर। और बेटा ऐसा होते ही इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया और इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया। यहां तक के जितने एग्जाम्पल अभी हमने देखे, अभी लिखो मत, अभी और लिखना है इसमें। यहां पर जितने एग्जाम्पल अभी हमने देखे ये सब ल्यूइस ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहे थे। शुरुआत में ऐसे ही मॉलिक्यूल मिले जहां पर लुईस ऑक्टेट रूल बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहा था, लेकिन बाद में कुछ समय के बाद वो हाइपोवैलेंट हाइपरवैलेंट टाइप के मॉलिक्यूल डिस्कवर हो गए। तब फिर इनके ऊपर सवाल उठ गए कि भाई जब हाइपोवैलेंट हाइपरवैलेंट मिल रहे हैं, इसका मतलब है हर एलिमेंट ऑक्टेट पूरा करने के लिए तो बॉन्डिंग नहीं कर रहा है, क्योंकि हाइपोवैलेंट होने का मतलब उनमें तो 8 से कम थे, या हाइपरवैलेंट होने का मतलब उनमें तो 8 से ज्यादा थे। तो फिर इनमें ऑक्टेट पूरा हो गया। तो फिर भाई ऐसा तो नहीं हो सकता कि कुछ ऑक्टेट के लिए कर रहे हो, कुछ किसी और के लिए कर रहे हो, कुछ किसी और के लिए कर रहे हो। बॉन्डिंग का जो पैटर्न होगा या रीजन होगा वो तो कॉमन होना चाहिए।
तो क्योंकि हर जगह ऑक्टेट पूरा नहीं हो पा रहा था, तो पहले तो इनमें ऑक्टेट पूरा हुआ तो इसको मान लिया कि बस ऑक्टेट के लिए, लेकिन बाद में पता चला कि भैया बॉन्डिंग जो होती है ना, कोवेलेंट बॉन्ड का जो फॉर्मेशन होता है ना, उसका ऑक्टेट से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि उसमें ऑक्टेट से कम भी हो सकते हैं, ऑक्टेट भी हो सकते हैं और ऑक्टेट से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो फिर अगर ऑक्टेट के लिए बॉन्ड नहीं बना रहा है कोई नॉन मेटल, तो फिर बना क्यों रहा है, इसके पीछे रिसर्च की गई और रिसर्च में क्या निकल के आया, आइए उसके ऊपर बात करते हैं। कारण यह निकल के आया कि कोई भी एलिमेंट जब कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है तो उसको ऑक्टेट से कोई मतलब नहीं है, उसको अपने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करानी होती है। क्या करानी होती है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग। चेक करिएगा, इसमें एटम के फॉर्म में देखिएगा हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 1। अगर आप हाइड्रोजन के कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो क्या आ जाएगा? 1s1। बॉन्डिंग में हमेशा कौन पार्टिसिपेट करेगा? आउटर मोस्ट शेल, यही इसका आउटर मोस्ट है, यही एक ही तो शेल ही है। आउटर मोस्ट शेल का डायग्राम बना दो डब्बे वाला। डब्बे वाला डायग्राम मतलब ऑर्बिटल डायग्राम। एस में कितना डब्बा होता है? 1। पी में कितने डब्बे होते हैं? 3। डी में कितने होते हैं? 5। एफ में कितने होते हैं? 7। यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें भर दो। मुझे बताइए फिलहाल में हाइड्रोजन एटम के पास कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है? 1। जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसकी पेयरिंग के लिए क्या बनाएगा वो? कोवेलेंट बॉन्ड। तो हाइड्रोजन के पास क्योंकि एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए हाइड्रोजन कैसा बॉन्ड बनाता है? एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। क्या यहां पर हाइड्रोजन ने एक ही कोवेलेंट बॉन्ड बनाया? हाँ। उसको ऑक्टेट ड्यूप्लेट से कोई लेना देना नहीं था, उसको तो अपने इस अनपेयर्ड की पेयरिंग करानी थी। ये अपना एक अनपेयर्ड लाया, ये अपना एक अनपेयर्ड लाया और दोनों ने ओवरलैप करके उसकी क्या कर दी? पेयरिंग। आगे जाके हम ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, वो भी यही है, शेयरिंग को ही ओवरलैपिंग बोलेंगे। तो बेटा यहां पर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब है ये कितने कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है? एक कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है। इधर आइए, ऑक्सीजन पे आए। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 8। कॉन्फ़िगरेशन लिखिए 1s2 2s2 2p4। बॉन्डिंग में हमेशा कौन पार्टिसिपेट करेगा? आउटर मोस्ट शेल। या आउटर मोस्ट शेल है 2 वाला। इसके डब्बे वाला डायग्राम बना लो। तो बेटा इसके डब्बे वाला डायग्राम बनाए तो ये बन गया इसका 2s और यहां पर बना दिया हमने इसका 2p। 2s में कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं? 2। 2p में कितने दिख रहे हैं? 4। तो 2s2 तो ऐसे भर जाएगा और 2p4 क्योंकि डीजनरेट ऑर्बिटल है। डीजनरेट ऑर्बिटल मतलब जिनकी एनर्जी बराबर होती है, उनमें हमेशा सिंगल फिलिंग पहले होती है। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन जब भरोगे तो किस तरह से 4 इलेक्ट्रॉन को भरा जाएगा? 1 2 3 और 4। अब ऑक्सीजन एटम के पास देखिए कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फिलहाल में दिख रहे हैं? 2। जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, उनकी पेयरिंग के लिए वो क्या बनाएगा? कोवैलेंट बॉन्ड। क्या यहां पर ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड बनाए हैं? या क्यों बनाए 2 बॉन्ड? क्योंकि ऑक्सीजन को अपने 2 अनपेयर्ड की क्या करनी होती है? पेयरिंग। कोवेलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन को ऑक्टेट से कोई लेना देने नहीं है, उसको तो अपने अनपेयर्ड की क्या करानी? पेयरिंग। हाँ, पेयरिंग कराते हुए ऑक्टेट पूरा हो जाए बहुत अच्छी बात है, लेकिन कई बार ना भी होगा, कम भी रह जाएगा, ज्यादा भी रह जाएगा, हाइपोवैलेंट भी रह जाएगा, हाइपर वैलेंट भी रह जाएगा, क्योंकि उसको वास्तविकता में ऑक्टेट से कोई लेना देना नहीं होता। यहां पर कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? 2। और इसीलिए ये कितने कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा? 2 कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। ध्यान से सुनना है ना जो बोला है, 2 कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि डबल बॉन्ड बनाएगा। क्या लिखा है मैंने ये नहीं लिखा है कि डबल बॉन्ड बनाएगा, मैंने लिखा है 2 कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। 2 कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के 2 तरीके हो सकते हैं, या तो एक डबल बॉन्ड बना ले और या 2 सिंगल बॉन्ड बना ले। 2 बॉन्ड बनाने उसको, अब वो चाहे कैसे भी बनाए, चाहे 2 सिंगल सिंगल बना ले, चाहे एक ही डबल बना ले। जैसे यहां डबल बना लिया, लेकिन वाटर में तो ऑक्सीजन 2 सिंगल, उसको 2 बॉन्ड बनाने से मतलब है। अब वो 2 बॉन्ड चाहे सिंगल सिंगल के फॉर्म में बने, डबल के फॉर्म में बने, कैसे भी बने, उसको बनाने कितने बॉन्ड है? 2। आगे बढ़ते हैं, अगले केस पर आइए, नाइट्रोजन पे चलते हैं। बेटा नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन पे बात करें तो 1s2 2s2 और 2p3, ये इसका कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है। 1s2 2s2 2p3। बॉन्डिंग में कौन पार्टिसिपेट करेगा? आउटर मोस्ट शेल। आउटर मोस्ट शेल का डब्बे वाला डायग्राम बना लेते हैं। तो बेटा 2s2 2p3 के हिसाब से यहां पर आ जाएगा ये 2s2 और यहां पर आ जाएगा ये 2p3। चेक करिएगा, क्या नाइट्रोजन के पास फिलहाल में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं? 3। जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, उसकी पेयरिंग के लिए क्या बनेगा? कोवैलेंट बॉन्ड। तो इसके पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? 3। जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, उतने कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। मतलब नाइट्रोजन आपको 3 बॉन्ड बनाते हुए मिलेगा, कोवैलेंट बॉन्ड। 3 कोवैलेंट बॉन्ड कहने का मतलब ट्रिपल बॉन्ड नहीं है,
तीन बॉन्ड बनाना है। तीन बॉन्ड बनाने के तीन तरीके, एक ट्रिपल बना लो, एक डबल और एक सिंगल बना लो, या तीन सिंगल सिंगल और सिंगल बना लो। छापिए इसको। चलिए, है ना। अब ये जो अभी हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया, इसके बारे में एक नोट हमको लिखना है, ध्यान सुनिए, है ना। कोवेलेंट बॉन्ड के लिए हमने बात करा कि कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन ऑक्टेट कंप्लीशन के लिए हो रहा था या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग के लिए हो रहा था, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग। नोट बनाइएगा, लिखिएगा। कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन takes place, covalent bond formation takes place for pairing up of the unpaired electron. Covalent bond formation takes place for the pairing up of unpaired electrons, comma, not the completion of octet, not the completion of octet. Covalent bond formation takes place for pairing up of unpaired electrons, comma, not the completion of octet. ध्यान रखिएगा, कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन जब भी होगा उसको ऑक्टेट से कोई लेना देना नहीं है, उसको अपने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की क्या करानी होती है, पेयरिंग। जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही क्या बनेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड। तो इसको भी आप लिख लेना, जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतने कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि कंक्लूजन यही निकल रहा है, एक अनपेयर्ड तो एक कोवेलेंट बॉन्ड, दो अनपेयर्ड तो दो कोवेलेंट बॉन्ड, तीन अनपेयर्ड तो तीन कोवेलेंट बॉन्ड। इसका मतलब ये हुआ किसी भी एलिमेंट में जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो उतने कोवेलेंट बॉन्ड बनाना चाहेगा, जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतने कोवेलेंट बॉन्ड। अब देखो, है ना, यहां पर ये जो हम लोगों ने डिस्कशन किया, इसमें हमें एक बेसिक आइडिया ये मिल गया कि पहले ऑक्टेट रूल से क्योंकि हमने शुरुआत करी थी, तो ऑक्टेट रूल क्या मानता था कि भैया हर कोई ऑक्टेट के लिए बॉन्ड बना रहा है, लेकिन लास्ट में ये पता चला कि ऑक्टेट रूल के लिए कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बना रहा होता है। वो क्यों बना रहा होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग के लिए। जब हमने इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड पढ़ा था, आयनिक बॉन्ड पढ़ा था, तो वहां पर एक टर्म आई थी इलेक्ट्रोवैलेंसी। वैसे ही जब हम कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ते हैं तो एक टर्म आती है कोवैलेंसी। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, कोवैलेंसी। कोवैलेंसी लिखिएगा इसके अंदर, द नंबर ऑफ बॉन्ड्स formed by the number of bonds formed by an atom, number of bonds formed by an atom in its ground or excited state,
नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय एन एटम इन इट्स ग्राउंड और एक्साइटेड स्टेट। मतलब कोई भी एटम कितने बॉन्ड बना पा रहा है उसके ग्राउंड स्टेट में या एक्साइटेड स्टेट में, उसी को क्या कहा जाएगा, उसकी कोवेलेंसी। आइए इसके ऊपर चर्चा करते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन फ्रेम होते रहते हैं। तो पहला एग्जाम्पल की मदद से हम लोग समझते हैं कि भाई कोवेलेंसी को कैलकुलेट कैसे करना होता है, या कोई एग्जाम्पल आ जाए तो कैसे हमें उसको पढ़ना है। हमारे सिलेबस में बेटा जनरली जब हम कोवेलेंट बॉन्ड की बात करेंगे तो कोवेलेंट बॉन्ड बनाने वाले कौन होंगे, मेटल या नॉन मेटल, नॉन मेटल। अब जब भी आप कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ेंगे तो उसमें जनरली क्या होगा कि एक सेंट्रल एटम होगा और कई सारे साइड एटम होंगे, है ना, जनरली ऐसा होगा। जैसे मैंने बोला CH4, तो भैया नॉन मेटल है, बॉन्ड तो कौन सा बनेगा, कोवेलेंट। इनमें से एक आपके पास क्या होगा, सेंट्रल एटम, और बाकी क्या होंगे, साइड एटम। जैसे मैंने बोला PCl5, तो इसमें सेंट्रल एटम कौन हो गया, फास्फोरस। तो हमारे पास जब कोवेलेंट मॉलिक्यूल आते हैं ना, तो उसमें कोई ना कोई सेंट्रल एटम होता है और कोई ना कोई साइड एटम होता है। हम लोग जो भी डिस्कशन करेंगे, याद करिए ऑक्टेट रूल में भी हमने सेंट्रल एटम के लिए ही कैलकुलेशन किया था। तो यहां पर आपको जो सेंट्रल एटम मिलेगा ना, वो सेंट्रल एटम जनरली या तो आपके सिलेबस में सेकेंड पीरियड का होगा या फिर आपके सिलेबस में थर्ड पीरियड का होगा। क्योंकि ज्यादातर देखो डाउन द ग्रुप जाने पर मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है, तो ऊपर वाले नॉन मेटल होने की टेंडेंसी ज्यादा रखते हैं, इसलिए सेकंड या थर्ड पीरियड वाले जो होते हैं ना, उनका नॉन मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा होता है। तो हमें जो हमारे सिलेबस में सेंट्रल एटम पढ़ने होते हैं वो जनरली या तो सेकंड पीरियड या थर्ड पीरियड के नॉन मेटल मिलेगा। सेकंड पीरियड के नॉन मेटल पे चर्चा करें तो याद करो फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन, ये पक्के नॉन मेटल है सेकंड पीरियड। थर्ड पीरियड के नॉन मेटल की बात करूं, बालिका, सीता, तो सीता के आगे से ले लीजिए फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ये बाकी तो इनर्ट गैस से बॉन्ड नहीं बनाएंगे। तो हमें इनके कंपाउंड्स पढ़ने होते हैं मेनली। हम सिलेबस में कार्बन के कंपाउंड CH4, CCl4, CO2, CO ये पढ़ रहे होते हैं। नाइट्रोजन के कंपाउंड N2O, NO, N2O3, N2O4, N2O5, ऑक्सीजन के कंपाउंड O2O3, है ना, फ्लोरीन तो साइड एटम की तरह काम करेगा मैक्सिमम जगह। फास्फोरस के कंपाउंड PCl3, PCl5, फास्फोरस के ऑक्सी एसिड, सल्फर के ऑक्सी एसिड, हेलोजन के ऑक्सी एसिड, ये हमारा सिलेबस है कोवेलेंट बॉन्ड का। तो अब हमें इनको सेंट्रल एटम मानते हुए, और क्योंकि ये नॉन मेटल है तो ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाना चाह रहे होंगे, तो उस पैटर्न को समझना है कि इनमें से कौन कितने कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता होगा, या किसकी कोवेलेंसी कितनी कितनी हो सकती है, ग्राउंड स्टेट या एक्साइटेड स्टेट। तो आइए चर्चा करते हैं, स्टार्ट करते हैं विद द एलिमेंट ऑफ सेकेंड पीरियड, कार्बन। बेटा कार्बन को जब हम देखते हैं तो कार्बन का सबसे पहले आपको लिखना है कॉन्फिगरेशन, क्योंकि जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, उस बात को समझना है हमें। कार्बन का कॉन्फिगरेशन होता है 1s2, 2s2, 2p2। बॉन्डिंग में कौन पार्टिसिपेट करता है बेटा, इनर शेल या आउटर मोस्ट शेल, आउटर मोस्ट। तो बॉन्डिंग में आउटर मोस्ट शेल ने पार्टिसिपेट करा। आउटर मोस्ट शेल के लिए हमें डब्बे वाला डायग्राम बनाना है, लेकिन पहले जब हम डब्बे वाला डायग्राम बना रहे हैं तो बेसिकली हम ग्राउंड स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहां पर S में एक डब्बा होता है और P में 3 डब्बे होते हैं, बना दिया अपन ने। ये हो गया 2s, ये हो गया 2p। चेक करिएगा S में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, और P में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, पर सिंगल फिलिंग होगी क्योंकि डीजेनरेट ऑर्बिटल है। फिलहाल में अगर आप कार्बन को देखिए तो कार्बन के ग्राउंड स्टेट में कार्बन के पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है बेटा, 2, और जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। जितने बॉन्ड बनाएगा उसी को क्या बोला जाएगा, कोवैलेंसी। तो यहां पर इसकी कोवैलेंसी कितनी हो जाएगी, 2। लेकिन अभी तो हमने सिर्फ सेंट्रल एटम दिखाया है, इसको 2 बॉन्ड बनाने पर, बॉन्ड बनाने के लिए कोई साइड एटम भी तो आएगा। मान लो मैं साइड एटम लेके आ रहा हूं हाइड्रोजन, क्या लेके आ रहा हूं, हाइड्रोजन। अब चेक करिएगा दिमाग में, है ना, हाइड्रोजन अगर साइड एटम है तो हाइड्रोजन का कॉन्फिगरेशन क्या होता है, 1s1, और 1s1 का मतलब है हाइड्रोजन के पास कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 1। तो कार्बन को अभी कितने बॉन्ड बनाने थे, 2, और हाइड्रोजन कितना बॉन्ड बनाना चाहता है, 1। तो मुझे कितने हाइड्रोजन लाने पड़ेंगे, 2 लाने पड़ेंगे। और अगर 2 हाइड्रोजन आए तो बताओ मॉलिक्यूल या स्पीशीज का नाम क्या बन जाएगा, फॉर्मूला क्या बन जाएगा, CH2। यहां पर अगर इसको 2 बॉन्ड बनाने हैं और मैं साइड एटम के फॉर्म में हाइड्रोजन लेके आ रहा हूं, क्योंकि हाइड्रोजन जब भी साइड में आएगा कैसा बॉन्ड बनाएगा, सिंगल। तो कितने हाइड्रोजन लगेंगे, 2 हाइड्रोजन लगेंगे। तो बेटा इसका एक मॉलिक्यूल बन जाएगा CH2, जो कि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बीन के फॉर्म में पढ़ेंगे। आगे बात करेंगे, अगर मैं साइड एटम हाइड्रोजन के बदले मान लीजिए फ्लोरीन लेके आता, क्या लेके आता, फ्लोरीन। फ्लोरीन के पास याद करिए फ्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 2s2, 2p5। अनपेयर्ड कितना है, 1। जितना अनपेयर्ड होगा
उतनी पेयरिंग के लिए वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। तो मतलब फ्लोरीन अगर साइड एटम में आ रहा है, या मैं पहले भी बोल चुका हूं, कोई भी हेलोजन अगर साइड एटम में आता है तो हेलोजन कैसा बॉन्ड बनाना पसंद करता है, सिंगल, डबल या ट्रिपल? सिंगल, क्योंकि उसके पास एक ही अनपेयर्ड होता है ग्राउंड स्टेट में। तो अगर फ्लोरीन आएगा तो कितने फ्लोरीन की जरूरत पड़ेगी? 2। तो बेटा मॉलिक्यूल का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? CF2। अगर क्लोरीन आता तो क्या बन जाता? CCl2। इस तरह के ये मॉलिक्यूल बनेंगे। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा? एग्जाम में तो ये पूछेगा कि CH2 में कार्बन की कोवेलेंसी बता दीजिए। हम तो रिवर्स कर रहे हैं, CH2 में कार्बन की कोवेलेंसी बता दीजिए, तो बॉन्ड गिन लीजिएगा, बॉन्ड जितने हैं उतनी क्या हो जाएगी? कोवेलेंसी। आगे सुनिएगा, ये अभी कार्बन का ग्राउंड स्टेट है, लेकिन हमने डेफिनेशन में लिखा है कि नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड इन ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट। अब एक्साइटेड स्टेट की कहानी समझिएगा। कायदे से अगर हम एक्साइटेशन की बात करें तो आप एटॉमिक स्ट्रक्चर जब पढ़ते हैं ना, तो एक्साइटेशन का मतलब होता है जब इलेक्ट्रॉन एक शेल से किसी दूसरे शेल में जंप करता है, इसको एक्साइटेशन बोलते हैं। यहां पर जब हम एक्साइटेशन की बात कर रहे हैं तो एक्साइटेशन का मतलब एक शेल से दूसरे शेल में जंप करना नहीं है। हम लोग टर्म यूज करेंगे एक्साइटेशन, लेकिन हम एक्चुअल में जो फिनोमिना परफॉर्म कर रहे होंगे वो एक्साइटेशन नहीं होगा, वो प्रमोशन होगा। ये दो स्टैंडर्ड टर्म्स होती है, आपके सिलेबस में दोनों को एक ही मान के चल दिया जाता है। हम लोग जो कराते हैं, हम लोग बोलेंगे एक्साइटेड स्टेट, बट दैट विल नॉट बी एन एक्साइटेड स्टेट, इट विल बी अ प्रोमोटेड स्टेट। दोनों में डिफरेंस क्या है? एक्साइटेशन में आप शेल बदलते हो, प्रमोशन में आप शेल नहीं बदलते। आप अगर कोई इलेक्ट्रॉन, इधर देखिएगा, यहां पर इस इलेक्ट्रॉन को देखिए, ये कौन सा शेल है? सेकेंड शेल। ये कौन सा शेल है? सेकेंड शेल। सेकेंड शेल का S सब शेल है और सेकेंड शेल का P सब शेल है। आप इलेक्ट्रॉन को सेकेंड से थर्ड में ले जाते तो क्या बोल देते? एक्साइटेशन। लेकिन आप इलेक्ट्रॉन को सेम शेल में एक सब शेल से अगर दूसरे सब शेल में लाते हो तो उसे एक्साइटेशन नहीं बोला जाता, उसे बोला जाता है प्रमोशन। तो प्रमोशन में क्या होगा कि शेल नंबर कॉमन रहना चाहिए, इलेक्ट्रॉन आगे जंप करे बट उसी शेल में जंप करे, सब शेल बदल सकता है, इसको क्या बोला जाता है? प्रमोशन। और बेटा यहां पर हम लिखेंगे एक्साइटेड स्टेट, क्योंकि जनरली एक्साइटेड स्टेट ही यूज किया जाता है, लेकिन इट इज एक्चुअली प्रमोशन। तो हम यहां पर देखिए प्रमोशन कितनी बार होगा, अब या एक्साइटेशन ही बोल देता हूं कि एक्साइटेशन कितनी बार होगा। आप देखिए इस पूरे शेल के अंदर कितने पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है बेटा? ये एक पेयर है, और क्या एक खाली डब्बा भी है? हाँ। तो ये एक बार ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहां पर अगर जंप कर जाए तो इसका क्या हो जाएगा? एक बार एक्साइटेशन हो जाएगा। तो हम उसे क्या बोलेंगे? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, एक्चुअल में प्रमोटेड स्टेट। देखें इसको, तो यहां पर ये S और ये P, ये रहा 2S, ये रहा 2P। बेटा ये वाला जो एक इलेक्ट्रॉन है, अगर इसको हम जंप करा के यहां ले जाएं तो कहानी क्या बन रही है? देखिएगा 1 2 3 और 4। स्पिन आप कैसा भी बना तो चलेगा। अब आप देखिए, अगर हमने इस इलेक्ट्रॉन को यहां पहुंचा दिया, एक इलेक्ट्रॉन को, तो मुझे बताइए क्या नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम रह गए या बढ़ गए? बढ़ गए। कितने से बढ़े? 2 से बढ़ेंगे हमेशा। कितने से बढ़ेंगे? क्योंकि आपने एक पेयर को 2 अनपेयर में चेंज कर दिया, तो 2 नए बॉन्ड बन जाएंगे ना। तो यहां पर आप देखिएगा, अब इसकी कोवेलेंसी 2 के बदले क्या हो जाएगी? 4, क्योंकि जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतने बॉन्ड बनाएगा, जितने बॉन्ड बनाएगा उतनी ही क्या कहलाएगी? कोवैलेंसी। अब अगर कोवेलेंसी 4 है और मैं साइड एटम में हाइड्रोजन लाता हूं, तो बताइए बॉन्ड बनाने के लिए कितने हाइड्रोजन लगेंगे? 4। एक इससे आके पेयरिंग करेगा, एक इससे आके पेयरिंग करेगा, एक इससे पेयरिंग करेगा और एक इससे पेयरिंग करेगा। तो आपका जो मॉलिक्यूल बन जाएगा वो क्या बन जाएगा? CH4। अगर मैं क्लोरीन साइड एटम में लाता तो एक क्लोरीन इससे, एक क्लोरीन इससे, एक क्लोरीन इससे और एक क्लोरीन इससे, मॉलिक्यूल क्या बनता? बोलिए CCl4। अगर मैं साइड एटम में ऑक्सीजन ले आऊं, क्या ले आऊं बेटा? एक ऑक्सीजन के पास कितने अनपेयर्ड होते हैं? 2। पक्की बात है। और 2 अनपेयर्ड है, तो जब एक ऑक्सीजन आएगा तो एक से पेयरिंग करेगा या 2 से पेयरिंग करेगा? 2 से। तो बेटा 4 से पेयरिंग करने के लिए कितने ऑक्सीजन लगेंगे? 2। तो मॉलिक्यूल क्या बन जाएगा? CO2। CO2 में कार्बन के कितने बॉन्ड होते हैं? 4। तो जितने बॉन्ड उतनी ही कोवेलेंसी। अगर आप अभी तक ये सोच रहे थे कि बस ये देख के यहां लिख देंगे, तो इना चॉल्वे, ये साइड एटम के नंबर से मतलब नहीं है, नंबर ऑफ बॉन्ड से मतलब है। चलिए एक काम करते हैं, ये तो पहला वाला केस हमने देखा, आते हैं सेकंड नंबर के एग्जांपल पे। सेकंड नंबर पे अगेन सेकंड पीरियड के हम लोग साइड सेंट्रल एटम के बारे में बात कर रहे हैं। तो बेटा पहला सेंट्रल एटम हमने लिया कार्बन,
दूसरा सेंट्रल एटम जो हम लोग यहां पर डिस्कस करने वाले हैं वो है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन भी सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है बेटा, और इसका एटॉमिक नंबर होता है 7। अगर हम कॉन्फ़िगरेशन लिख दे तो आ जाएगा 1s2 2s2 2p3। बॉन्डिंग में हमेशा कौन पार्टिसिपेट करेगा? आउटर मोस्ट शेल। तो इसके लिए डब्बे वाला डायग्राम बना दूं, दैट इज इट्स ग्राउंड स्टेट। तो बेटा यहां पर बना दिया 2s और यहां पर बना दिया हमने 2p। चेक करते जाइएगा। नाइट्रोजन के पास 2s2 और 2p3 यहां पर दिख रहा है। फिलहाल में नाइट्रोजन के पास ग्राउंड स्टेट में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? 3। जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग के लिए क्या बनेगा? कोवेलेंट बॉन्ड। तो जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतने ही क्या बनेंगे? कोवेलेंट बॉन्ड। और जितने बॉन्ड बनेंगे उतनी ही क्या हो जाएगी? कोवेलेंसी। मतलब फिलहाल में अभी नाइट्रोजन की कोवेलेंसी हम लोग क्या बोल सकते हैं? 3। लेकिन नाइट्रोजन यहां पर सेंट्रल एटम की तरह काम करने वाला है, तो साइड एटम के फॉर्म में आप अलग अलग चीजें ला सकते हैं। मान लीजिए मैं साइड एटम के फॉर्म में हाइड्रोजन लेके आया, तो बताइए कितने हाइड्रोजन लगेंगे? 3। तो मॉलिक्यूल क्या बन जाएगा? NH3, अमोनिया। अम्मा गैस। अम्मा गैस कहां रिलीज होती थी? कहां होती थी? अब बात आई गई है तो फिर बात कर ही ले। यही रिवीजन होता है। जब जब अम्मा दिखे तो अम्मा के बारे में याद आना चाहिए कि अम्मा के बारे में क्या क्या पढ़ा है शुरू से आखिरी तक। कहा? वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट CSPX, किसके? अमोनियम सॉल्ट के, है ना। और बाकी जगह स्ट्रॉन्ग में या तो नट्टू काका या फिर हंसी। नट्टू काका जनरली मिलेंगे और हंसी केवल नाइट्रेट के साथ। बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। यहां पर अमोनिया की बात हो गई। अब मान लीजिए साइड एटम में मैं हाइड्रोजन के बदले मान लीजिए फ्लोरीन लेके आता, F लेके आता, तो बेटा फ्लोरीन भी कितने लगते? 3। क्योंकि फ्लोरीन जब साइड एटम में आता है तो कैसा बॉन्ड बनाता है? सिंगल। तो मॉलिक्यूल बन जाता NF3। एक और बात, मान लीजिए मैं साइड एटम में ऑक्सीजन लेके आता। क्या लेके आता? बताइए। ऑक्सीजन लेके आता। अगर मैं एक ऑक्सीजन लेके आता, तो एक ऑक्सीजन 2 के साथ पेयरिंग कर लेता, एक अनपेयर्ड बचता, ऑड इलेक्ट्रॉन NO, ऑड इलेक्ट्रॉन NO। और दूसरा तरीका कि आप यहां पर 2 नाइट्रोजन ले लीजिए, तो 2 नाइट्रोजन के पास कितने अनपेयर्ड हो जाएंगे? 6। उसको बैलेंस करने के लिए 3 ऑक्सीजन लगेंगे, यस, N2O3 बनेगा। यहां पर चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बात समझिएगा, है ना। अब यहां पर एक्साइटेशन की बात करें, अभी तो हमने ग्राउंड स्टेट की बात करी, ध्यान सुनना। क्या इसके पास एक पेयर्ड, मतलब लोन पेयर के, ये लोन पेयर है बेसिकली, है ना। जब आप अमोनिया बनाते हो तो अमोनिया में नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर दिखाते हो, ये लोन पेयर है। तो ये जो लोन पेयर है, आप देखिए क्या नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कोई लोन पेयर है या नहीं है? जैसे यहां पर भी था ये। और हम जब इसको एक्साइट कराना चाहते हैं तो हमें यहां पर क्या चाहिए होगा? खाली डब्बा। लेकिन क्या नाइट्रोजन के पास इस शेल में कोई खाली डब्बा है या नहीं है? नहीं है। सेकेंड पीरियड वाले जो एलिमेंट होते हैं ना, उनका आउटर मोस्ट शेल नंबर 2 होता है, और सेकेंड शेल में केवल S और P होते हैं, सब होते हैं केवल, है ना। थर्ड में SPD, D खाली पड़ा होता है। पीरियड की बात नहीं कर रहा हूं, शेल की बात कर रहा हूं, है ना। पहले लेक्चर में यही बताया था, पीरियड नंबर और शेल नंबर में डिफरेंस होता है। तो बेटा इसके पास D नहीं होता, 2D नाम की कोई चीज नहीं होती, और इसीलिए ये आगे जाके एक्साइट नहीं हो सकता। और अगर ये एक्साइट नहीं होगा तो बताइए क्या ये 3 के बाद अगर ये बढ़ जाता, मान लो ये एक्साइट हो जाता, तो इसकी कोवेलेंसी 3 के बाद क्या हो जाती? 5। क्या नाइट्रोजन कभी कोवेलेंसी 5 दिखा सकता है? नहीं। आपसे कई बार बोर्ड्स में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि फास्फोरस तो PCl5 बनाता है लेकिन नाइट्रोजन NCl5 नहीं बनाता है। कारण क्या है कि नाइट्रोजन की कोवेलेंसी कभी 5 नहीं हो सकती। अगर कोई अपनी कोवेलेंसी, ध्यान सुनना है ना, अगर कोई अपनी कोवेलेंसी को बढ़ा सकता है तो हम बोलते हैं कि इट कैन शो वेरिएबल कोवेलेंसी। क्या बोलते हैं? इट कैन शो वेरिएबल कोवेलेंसी। लेकिन अगर कोई अपनी कोवेलेंसी एक्सपांड नहीं कर पा रहा है तो हम क्या बोलेंगे? इट विल नॉट शो वेरिएबल कोवेलेंसी। कभी ये टर्म आए वेरिएबल कोवेलेंसी, मतलब समझ में आना चाहिए जिसकी कोवेलेंसी वेरी करती हो। तो बेटा ये तो वेरिएबल कोवेलेंसी दिखाएगा, लेकिन नाइट्रोजन वेरिएबल कोवेलेंसी नहीं दिखाएगा। आगे बढ़ता हूं, ध्यान से सुनिएगा। अभी हम लोगों ने बात करी नाइट्रोजन के बारे में। अगला जो सेकंड पीरियड का जो हमें अगला जो सेंट्रल एटम लेना है, दैट इज ऑक्सीजन, जो कि हमारे लिए सेंट्रल एटम की तरह कई जगहों पर काम करेगा। ऑक्सीजन
का एटॉमिक नंबर 8 कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाएगा तो 1s2 2s2 2p4। बॉन्डिंग में कौन पार्टिसिपेट करेगा बेटा? आउटर मोस्ट शेल। आउटर मोस्ट शेल के लिए डब्बे वाला डायग्राम बना देते हैं ग्राउंड स्टेट का। तो बेटा यहां पर बन गया ये 2s, यहां पर बन गया ये 2p। इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कर दे तो बेटा 2s2 और 4 का मतलब 1 2 3 एंड 4। ऑक्सीजन के पास फिलहाल में ग्राउंड स्टेट में कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं बेटा? 2। इसका मतलब है 2 कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा और जितने बॉन्ड बनाएगा उतनी ही क्या हो जाएगी? कोवेलेंसी। और अगर इसकी कोवेलेंसी 2 है तो बेटा अब ये तो सेंट्रल एटम है, साइड एटम कोई आएगा बॉन्ड बनाने। मान लीजिए साइड एटम हम क्या लेके आए? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन जब आएगा तो हाइड्रोजन के पास कितना अनपेड होता है? 1। तो एक हाइड्रोजन इससे पेयरिंग करेगा और अगला हाइड्रोजन इससे पेयरिंग करेगा तो मॉलिक्यूल क्या बन जाएगा? H2O। H2 लिख दो या H2O लिख दो, बात एक ही है। मान लीजिए साइड एटम में फ्लोरीन आता तो फ्लोरीन के पास भी कितना अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है? 1। तो एक फ्लोरीन यहां पेयरिंग करेगा, एक फ्लोरीन यहां पेयरिंग करेगा, मॉलिक्यूल क्या बन जाएगा? OF2। मान लीजिए साइड एटम में ऑक्सीजन ही आता, ऑक्सीजन ही आता तो एक ऑक्सीजन कितने अनपेड लाता? 2। तो एक ऑक्सीजन आके क्या दोनों से पेयरिंग कर लेता? हाँ। तो मॉलिक्यूल क्या बन जाता? O2, जो हमने अभी पीछे वाली स्लाइड में देखा भी था। तो ये इसकी कंडीशन। अब एक बात देखिएगा यहां पर, H2O जब हम बनाते हैं तो क्या H2O में ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर दिखाए जाते हैं बेटा? हाँ, ये 2 लोन पेयर होते हैं। अब मुझे बताइए ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में लोन पेयर है या नहीं है? जैसे इसके पास लोन पेयर था, इसके पास भी लोन पेयर था, इसके पास भी लोन पेयर है, लेकिन ये अपने लोन पेयर को एक्साइट कर पाया था क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में क्या था? खाली डब्बा। पर इसके पास लोन पेयर था पर ये एक्साइट नहीं कर पाया। इसके पास कितने लोन पेयर है? 2। चाहता तो ये 2 बार एक्साइट कर पाता। कितनी बार एक्साइट कर पाता? 2 बार। एक बार इसको आगे भेजता। सोचो अगर इसको आगे भेज देता तो कितने अनपेड हो जाते? 4। और इसको भी आगे भेज देता तो 6। मतलब ऑक्सीजन कायदे से 2, 4 और 6 टाइप की कोवेलेंसी दिखा सकता था, लेकिन क्या इसके पास आउटर मोस्ट शेल में कोई खाली डब्बा है? नहीं। इसका मतलब है क्या ये कोवेलेंसी 6 या 4 टाइप की दिखा पा रहा है? फिलहाल में नहीं। ध्यान से सुनना, इसके ऊपर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन भी बनते हैं, मैं यहीं पर बताते चलता हूं ताकि बाद में लिख लेंगे, दिक्कत नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन कैसा आता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन एग्जिस्ट एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन नॉट एग्जिस्ट। एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस को लेकर क्वेश्चन आता है, इसी पे है वो, चेक करिएगा। सबसे पहले मान लीजिए मैंने आपको एक मॉलिक्यूल दिया CH2, मैंने आपको एक मॉलिक्यूल दिया CH4, मैंने आपको एक मॉलिक्यूल दिया CH6, ठीक है। सेकेंड नंबर पे मैंने आपको एक मॉलिक्यूल दिया NH3, मैंने आपको एक मॉलिक्यूल दिया NH4, मैंने आपको एक मॉलिक्यूल दिया NH5। तीसरे नंबर पे मैंने आपको एक मॉलिक्यूल दिया OH2, मैंने आपको एक मॉलिक्यूल दिया OH3, मैंने एक मॉलिक्यूल दिया OH4, OH5, OH6। और आपको बोला गया कि इनको इंडिविजुअली चेक करना है कि इनमें से कौन कौन एग्जिस्ट करेंगे और कौन कौन एग्जिस्ट नहीं करेंगे। पहला केस देखिए, CH2, CH4, CH6। इधर आइए, कार्बन की ग्राउंड स्टेट की कोवेलेंसी कितनी होती है बेटा? 2। तो कार्बन क्या 2 कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है कि नहीं बना सकता? बना सकता है। और 2 कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा तो बताइए CH2 एग्जिस्ट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? कर पाएगा। अभी इन सारे कंपाउंड को देखिएगा जरा ध्यान से, ये सब न्यूट्रल है या चार्ज्ड है? इसमें 2 तरह के केस बनेंगे, एक न्यूट्रल वाले और एक चार्ज्ड वाले। जैसे हम लोग जब बात करेंगे फास्फोरस की, ध्यान सुनना और समझना इस बात को, है ना। फास्फोरस अभी लिखेंगे भी थोड़ी देर के बाद, लेकिन अभी समझा दे रहा हूं, थोड़ी सी बात समझ में आ जाएगी ज्यादा बेटर तरीके से। फास्फोरस का आउटर मोस्ट शेल का कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 3s2 3p3। बेटा 3s2 3p3 कहने का मतलब है इसके पास आउटर मोस्ट शेल में 3s और 3p है, लेकिन थर्ड शेल में वेकेंट डी भी पड़ा होता है। भले उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं जाता, इलेक्ट्रॉन तो 3p के बाद 4s में चला जाता है, पर 3d खाली तो पड़ा होता ही है। अब सुनिएगा, 3s2 3p3 को जब आपने दिखाया तो आप ऐसा बनाएंगे, ये इसका ग्राउंड स्टेट है। ग्राउंड स्टेट में कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है? 3। इसको उठा भाई, बाहर जाओ बेटा, आराम सो, तबीयत खराब होगी तेरी, या तो रात में बहुत पढ़ाई करी होगी, 2 में से एक ही कारण हो सकता है। आराम से सो ले, क्या मतलब। 3s2 3p3, 3s2 3p3 की बात करें तो यहां पर इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, यहां पर इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है। 3 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब फिलहाल में नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 3 है,
नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 है, तो जितने अनपेयर्ड हैं उतने बॉन्ड बनाएगा, जितने बॉन्ड बनाएगा उतनी क्या हो जाएगी, कोवैलेंसी। अगर मान लो मैं साइड एटम में क्लोरीन लाता, क्या लाता, तो कितने क्लोरीन आते, 3, क्या बनता, PCl3। अगले पे चेक करिएगा, क्या हम ये जो एक लोन पेयर यहां पर दिख रहा है, क्या थर्ड शेल में कोई डब्बा खाली भी है, हाँ है, इसको यहां प्रमोट कर सकते थे। अगर आप इसको यहां प्रमोट कर दोगे तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 5, कितना हो जाएगा कोवेलेंसी 5, क्या बन जाएगा, PCl5। लेकिन एक बात बताइएगा, नेचर में PCl4+ भी मिलता है, क्या मिलता है, PCl4, जैसे NH4+, कल फॉस्फोनियम आयन बताया था, PH4+। तो ऐसे नेचर में PH4 की तरह ही PCl4 भी बनता है, क्योंकि हाइड्रोजन भी सिंगल बॉन्ड बनाता है और क्लोरीन भी सिंगल बॉन्ड बनाता है। अगर आपको सॉलिड स्टेट हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पता हो तो PCl5 सॉलिड स्टेट में PCl4+ और PCl6- के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो उस पर चल रहा हूं, ध्यान सुनना। अभी मुझे बताइए, ये वाला मॉलिक्यूल न्यूट्रल है या चार्ज है बेटा, न्यूट्रल। ये वाला क्या है, न्यूट्रल। बेटा न्यूट्रल से न्यूट्रल में जब भी किसी एलिमेंट की कोवेलेंसी वेरिएबल आएगी ना, तो इट विल एक्सपांड बाय अ वैल्यू ऑफ 2। यहां पर देखिए, इसकी कोवेलेंसी 2 थी, यहां पर 4 हो गई, क्योंकि हम कार्बन को न्यूट्रल फॉर्म में लेके चल रहे हैं, या जो मॉलिक्यूल हम लोग कंसिडर कर रहे हैं वो कौन से मॉलिक्यूल है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल। लेकिन यहां पर भी अगर आप देखोगे तो अगर मैं ऑक्सीजन को न्यूट्रल से न्यूट्रल में मान के चलूं, दो तरह के केस है, न्यूट्रल से न्यूट्रल और न्यूट्रल से चार्ज। न्यूट्रल से न्यूट्रल में हमेशा जो पेयर था वो अनपेयर होगा, इसका मतलब है कोवेलेंसी कितने से बढ़ेगी, 2 से। अगर किसी की कोवेलेंसी पहले 2 रही होगी तो 4 हो जाएगी, 4 रही होगी तो 6 हो जाएगी, 1 रही होगी तो 3, 3 रही होगी तो 5, ऐसा होगा। कब, न्यूट्रल से न्यूट्रल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आपने चेंज नहीं किए, उतने ही है। लेकिन जब हम आयन बनाने पे उतारू हो जाएंगे, मतलब चार्ज ले आएंगे, तो बेटा आयन का मतलब है या तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा या तो नेगेटिव चार्ज। अब बेटा पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन आया या गया, गया। एक प्लस लगा दिया, इसका मतलब है एक इलेक्ट्रॉन गया। मान लो ये 5 इलेक्ट्रॉन थे इसके पास, और मैंने फास्फोरस के ऊपर इस बार प्लस लगा दिया, क्या लगा दिया, प्लस। प्लस लगाया मतलब एक इलेक्ट्रॉन गया। अब 5 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन चला गया। अब बताइए फास्फोरस कितने बॉन्ड बना पाएगा, 4 ही तो बना पाएगा। तो बेटा न्यूट्रल से न्यूट्रल में कोवेलेंसी हमेशा 2 से बढ़ती है, लेकिन जब चार्ज वाले स्पीशीज आएंगे तो कोवेलेंसी 1 से भी बढ़ सकती है। तो अब हम इस 2 तरह के पैटर्न के क्वेश्चन देखेंगे। यहां पर जितने एग्जाम्पल आपको दिख रहे हैं ये सब न्यूट्रल वाले हैं। बेटा न्यूट्रल में जब भी कोवेलेंसी बढ़ता है कितने से बढ़ता है, 2 से, लेकिन अगर चार्ज आ जाएगा तो कोवेलेंसी 1 से भी बढ़ सकता है। वो केस नंबर 2 में देखेगा। आइए इधर देखेगा, यहां पर CH2 कार्बन की ग्राउंड स्टेट की कोवेलेंसी 2 और सारे न्यूट्रल है। न्यूट्रल से न्यूट्रल में कोवेलेंसी कितने से बढ़ेगी, 2 से। तो बेटा CH2 के बाद क्या CH4 बन पाएगा, हाँ, लेकिन CH6 पॉसिबल नहीं है। कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में होते ही नहीं है, और या तो सेकेंड पीरियड वाला 4 से ज्यादा बॉन्ड बना ही नहीं सकता। अगला केस देखिएगा, यहां पर आइए, NH3, क्या नाइट्रोजन के पास ग्राउंड स्टेट में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं या नहीं होते, होते हैं। अच्छा मान लो ये अपनी कोवेलेंसी एक्सपांड कर लेता न्यूट्रल के केस में, तो 3 से क्या हो जाता, 5, पर क्या ये कर पाता है, नहीं। इसका मतलब है NH3 तो बना लेगा, लेकिन NH5 तो इसके लिए वैसे भी पॉसिबल नहीं है। जब भी न्यूट्रल से न्यूट्रल में कोवेलेंसी एक्सपांड होती है, कितने से होती है, 1 से, सॉरी 2 से। न्यूट्रल से न्यूट्रल में कितने से एक्सपांड होती है, 2 से, पर यहां कितने से बढ़ रही, 1। क्या न्यूट्रल में 1 से बढ़ सकती है, नहीं, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर ये ऐसा दिया होता, चार्ज वाला स्पीशीज एग्जिस्ट करता है लेकिन न्यूट्रल NH4 एग्जिस्ट नहीं करता है। यहां ये ऑक्सीजन की ग्राउंड स्टेट की कोवेलेंसी 2 अगर एक्सपांड कर पाता तो 4 पे जाता, जो कि कर नहीं पाता। ये एक्सपांड कर पाता तो 6 पे जाता, जो ये कर नहीं पाता। और न्यूट्रल में कोवेलेंसी जब भी बढ़ेगी 2 से बढ़ेगी, 1 से तो बढ़ भी नहीं सकती। इसका मतलब है ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर ये ऐसा होता तो कर जाता, क्योंकि न्यूट्रल में ये नहीं बन सकता। आयनिक फॉर्म में तो कोवेलेंसी 1 से भी चेंज हो सकती है। तो बेटा ये एग्जिस्टेंस एंड नॉन एग्जिस्टेंस का पैटर्न भी हम साथ साथ लिखते हुए चल रहे हैं, ताकि चीजें हमारी क्लियर होती जाए, ठीक है ना। अब एक काम करें, यहां पर ये जो एग्जाम्पल अभी आपके सामने लिखे हैं इनको आप फटाफट पहले नोट कर लीजिए, फिर आगे इसमें
अभी सेकंड पीरियड देखे, थर्ड पीरियड में फॉस्फोरस, सल्फर और क्लोरीन की भी बात करते हैं सेम वे में। तो कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन जब भी होगा उसका ऑक्टेट से कोई लेना देना नहीं होता है। कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग के लिए होता है, और जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतने कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे, और जितने कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे उतनी हम लोग क्या बोल रहे हैं, कोवैलेंसी। ग्राउंड स्टेट में जो भी कोवेलेंसी है, एक्साइटेड स्टेट में जो भी कोवेलेंसी है, तो कोवेलेंसी जनरली न्यूट्रल से न्यूट्रल में कितने से बढ़ती है, 2 से, और आयन के फॉर्म में 1 से भी बढ़ सकती है। अब ये जो कोवेलेंसीज बेटा इनकी लिखी हुई है, ये हमारे दिमाग में मतलब फिट भी होना चाहिए। कार्बन की कोवेलेंसी जनरली 2 या 4 होता है, नाइट्रोजन का कोवेलेंसी 3 होता है, ऑक्सीजन का कोवेलेंसी जनरली 2 होता है ना। क्योंकि बार बार अब एग्जाम में इतना कुछ हम लोग कैलकुलेट कर नहीं पाएंगे, तो हमें डायरेक्टली पता होना चाहिए। और ये सब बहुत बेसिक सी बातें हैं, क्योंकि ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, कार्बन 2 या 4 बॉन्ड बना सकता है, ये सब चीजें हमें पता होती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर हम लोगों ने जो कंडीशन डिस्कस करी वो सेकेंड पीरियड के सेंट्रल एटम्स के लिए थी। अब आते हैं थर्ड पीरियड के सेंट्रल एटम में, और थर्ड पीरियड के जो नॉन मेटल सेंट्रल एटम की तरह काम करेंगे फॉस्फोरस, सल्फर और क्लोरीन। बेटा सेकेंड पीरियड के पास डी ऑर्बिटल नहीं होता था, जिसकी वजह से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन चाहकर भी अपनी कोवेलेंसी एक्सपांड नहीं कर पा रहे थे। लेकिन थर्ड पीरियड के जो इनके एलिमेंट आएंगे, जैसे नाइट्रोजन के ग्रुप का थर्ड पीरियड का कौन है, फॉस्फोरस, तो वो क्या इस लोन पेयर को आगे ले जा पाएगा, यस। तो फॉस्फोरस की कोवेलेंसी 3 और 5 हो जाएगी। इसी तरीके से ऑक्सीजन के ग्रुप का कौन होगा, सल्फर। तो ऑक्सीजन तो आगे नहीं ले जा पा रहा था, लेकिन सल्फर आगे ले जा पाएगा, तो सल्फर की कोवेलेंसी 2, फिर 4 और फिर 6 हो जाएगी। तो यही अब हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है ना। आइए यहां पर स्टार्ट करते हैं थर्ड पीरियड के सेंट्रल एटम्स के लिए। तो थर्ड पीरियड का जो सेंट्रल एटम सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस एटॉमिक नंबर 15 है। कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखेंगे तो मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, नियॉन 3s2 3p3। ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। थर्ड पीरियड होने का मतलब इसका आउटर मोस्ट शेल नंबर 3 होगा। और अगर आउटर मोस्ट शेल नंबर 3 है तो याद करिए जितना शेल नंबर होता था उतने ही सब शेल भी होते थे। पहले शेल में केवल एस होता था, दूसरे में एसपी होते थे, और थर्ड में एसपीडी होते थे। डी इसका खाली पड़ा रहता है। यहां पर अगर हम इसके ग्राउंड स्टेट को रिप्रेजेंट करें तो बेटा यहां पर ये आ गया 3s, यहां पर आ गया ये 3p, और इसके पास पड़ा हुआ है खाली 3d।
चले, है ना, यहां पर देखिएगा। अब इसके पास अगर हम लोग बात करें 3s2 3p3 की, तो बेटा ये इसकी कंडीशन है 3s2 3p3। फिलहाल में फास्फोरस के पास ग्राउंड स्टेट में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे बेटा? 3। जितने अनपेयर्ड उनकी पेयरिंग के लिए कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, और जितने बॉन्ड बनाएगा उतनी ही क्या हो जाएगी? कोवेलेंसी। तो इसकी कोवेलेंसी कितनी हो गई? 3। अगर मैं साइड एटम में हाइड्रोजन लेके आता तो बताइए कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते? 3। तो मॉलिक्यूल बताइए क्या बन जाता? PH3। अगर मैं साइड एटम, PH3 को क्या बोलते हैं? फॉस्फीन। फॉस्फीन है ना, NH3 अमोनिया, PH3 फॉस्फीन। अगर हम बात करें यहां पर मैं फ्लोरीन लेके आता तो कितने फ्लोरीन आ जाते? 3। क्या बन जाता? PF3। अगर मान लीजिए मैं क्लोरीन लेके आता तो क्या बन जाता? PCl3। इस तरह के मॉलिक्यूल बन सकते हैं। अगले पे आइए, क्या फास्फोरस के पास आउटर मोस्ट शेल में एक लोन पेयर है या नहीं है? है। ये जितने भी मॉलिक्यूल बनेंगे ना, इन सब में फास्फोरस पे एक एक लोन पेयर होगा। क्या होगा? एक एक लोन पेयर। अच्छा, हाइब्रिडाइजेशन का जनरल फॉर्मूला आपको पता है क्या? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। इन सबका हाइब्रिडाइजेशन यही निकाल सकते हो आप। यहां पर फास्फोरस के पास हर जगह पर एक लोन पेयर है, और हाइड्रोजन 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 कितने बॉन्ड पेयर बन रहे? 3। 3 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर, 4। 4 का मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन है इन सभी का, यहीं से निकल जाता है। पर खैर यही चीजें अब हमें आगे पढ़नी है ना। अब आगे बढ़िएगा, फास्फोरस के पास यहां पर एक लोन पेयर है और यहां पर एक खाली डब्बा है। खाली डब्बा है तो इसका मतलब ये इसको एक्साइट या प्रमोट कर सकता है या नहीं कर सकता है? कर सकता है। तो बेटा यहां पर इसके लिए हम लोग फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बना सकते हैं, क्योंकि एक ही लोन पेयर है तो एक ही बार एक्साइट हो पाएगा। मैंने बोला था न्यूट्रल से न्यूट्रल में कोवेलेंसी जब भी बढ़ेगी इट विल इंक्रीज बाय अ वैल्यू ऑफ 2। तो बेटा यहां पर अगर कोवेलेंसी 3 है तो यहां पर कोवेलेंसी कितनी हो जाएगी? 5। आप देख सकते हैं जब हम इलेक्ट्रॉन को देखेंगे तो ये 3 तो एज इट इज रहे, इसको यहां पहुंचा दिया तो 5 अनपेयर्ड हो गए। जितने अनपेयर्ड उतने कोवेलेंट बॉन्ड, और जितने बॉन्ड उतनी कोवेलेंसी। साइड एटम में इस बार हम लोग मान लीजिए क्लोरीन को लेकर आए तो क्या बन जाएगा? PCl5। मुझे बताओ यहां पर अगर 5 क्लोरीन आ रहे, इधर देखिएगा 5 क्लोरीन आ रहे तो एक यहां जुड़ेगा, एक यहां जुड़ेगा, एक यहां जुड़ेगा, एक यहां जुड़ेगा और एक यहां जुड़ेगा। कितने बॉन्ड बनेंगे? 5। लोन पेयर इस केस में कोई भी नहीं है, इसका मतलब बॉन्ड पेयर 5, लोन पेयर 0। 5 + 0 5। 5 का मतलब है sp3d। यहां दिख भी रहा होगा sp3d। हाइब्रिडाइजेशन, यही हाइब्रिडाइजेशन होता है। आगे बढ़ रहे हैं अगले एलिमेंट की तरफ, सल्फर। सल्फर की अगर हम बात करें तो बेटा सल्फर का जो कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा वो आ जाएगा 3s2 3p4, एटॉमिक नंबर 16, नियॉन 3s2 3p4, ये इसका कॉन्फ़िगरेशन है। अगर हम इसके ग्राउंड स्टेट को रिप्रेजेंट करें तो 3s2 1 2 3 और 4, ये 3s2 3p4 बन गया। फिलहाल में ग्राउंड स्टेट में इसके पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं बेटा? 2। जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतनी कोवेलेंसी, और जितनी कोवेलेंसी उतने कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। मान लो मैं साइड एटम में फ्लोरीन लेके आता हूं तो मॉलिक्यूल बन जाएगा SF2। क्या ऑक्टेट में इसके बारे में थोड़ी बहुत चर्चा भी करी थी मैंने बोला भी था कि इसके लिए आपको ऑक्टेट रूल चेक करना पड़ सकता है। एनसीईआरटी में SCl2 लिखा भी था, मैंने पोस्ट भी किया था, तो SF2 पे हमने चर्चा करी थी। मान लो साइड एटम में मैं हाइड्रोजन लेके आता, क्या लेके आता? हाइड्रोजन। कितने हाइड्रोजन आते? 2। क्या बन जाता? SH2, या फिर जिसको हम बोलते हैं H2S। अगर कोई बोलता SF2 का हाइब्रिडाइजेशन निकाल दो, किसका हाइब्रिडाइजेशन? SF2। मुझे बताइए SF2 में सल्फर सेंट्रल एटम है, हाइब्रिडाइजेशन हमेशा सेंट्रल एटम का निकलेगा। कितने लोन पेयर लेके बैठा है? 2। और फ्लोरीन आते तो कितने आते? 2। 2 सिग्मा बॉन्ड और 2 लोन पेयर, 2 + 2 4। 4 मतलब sp3, 1 s और 3 p sp3 बन रहा है हाइब्रिडाइजेशन। आगे बढ़ते हैं। अगर आप देखिए क्या सल्फर के पास यहां पर 2 लोन पेयर है या नहीं है बेटा? है। तो मतलब ये कितनी बार एक्साइटेशन कर सकता है? 2 बार। एक बार इसको एक्साइट करेगा, एक बार इसको एक्साइट करेगा। क्या 2 खाली डब्बे भी है? हाँ। ऑक्सीजन तो नहीं कर पा रहा था, ऑक्सीजन 246 नहीं कर पा रहा था, लेकिन क्या ये 246 कर पाएगा बेटा? यस, ये जाएगा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में। तो बेटा इस समय पर इसके पास जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो 4 हो जाएंगे, और जब ये सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो इसके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 6 हो जाएंगे। इसका मतलब यहां पर इसकी कोवेलेंसी 4 है और यहां पर इसकी कोवेलेंसी 6 है। अच्छा, 4 कोवेलेंसी की अगर मैं बात करूं तो ध्यान सुनना,
साइड एटम में मान लो मैं फ्लोरीन लेके आता, F लेके आता, तो यहां पर मॉलिक्यूल क्या बन जाता बेटा, SF4। यहां पर मान लीजिए मैं फ्लोरीन लेके आता तो मॉलिक्यूल क्या बन जाता, SF6। क्या हम SF6 का हाइब्रिडाइजेशन भी पढ़ते हैं आगे जाके? यस। और हाइब्रिडाइजेशन क्या आता है, sp3d2। चेक कर लो, sp3d2, यही हाइब्रिडाइजेशन निकल के आएगा आगे। और अगर मैं अभी साइड एटम में ऑक्सीजन ले आऊं, क्या ले आऊं, ऑक्सीजन। पहले के लिए बात नहीं कर रहा हूं, दूसरे और तीसरे के लिए बात कर रहा हूं। अगर आप ऑक्सीजन लाओगे, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 4। 4 की पेयरिंग के लिए कितने ऑक्सीजन लगेंगे, 2। और 6 की पेयरिंग के लिए 3। तो मॉलिक्यूल यहां पर क्या बन जाएगा, SO2। और यहां पर क्या बन जाएगा, SO3। एक बात और यहां पर दिमाग में डाल देता हूं, पढ़ेंगे आगे जाके, लेकिन ध्यान सुनिएगा। हमने यहां PH3 लिया, पर हमने यहां PH5 नहीं लिया। हमने यहां H2S लिया, मतलब SH2 लिया। हमने SH4 या SH6 नहीं लिखा। थर्ड पीरियड के साथ, थर्ड पीरियड का अगर सेंट्रल एटम है तो उसके साथ हाइड्रोजन तभी तक बॉन्ड बना सकता है जब तक बॉन्डिंग में S और P इस्तेमाल में आ रहे हो। अगर D काम में आ रहा है तो फिर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाएगा। क्यों नहीं बना पाएगा, वो सब आगे पढ़ेंगे। ड्रैगो रूल नाम से एक चीज आएगी, तब देखा जाएगा। आगे बढ़ते हैं इसके अंदर अगली कंडीशन पे। यहां पर लास्ट जो केस हमें पढ़ना है वो आ जाता है क्लोरीन का। अब हम अगर क्लोरीन को सेंट्रल एटम मान रहे, ध्यान रखना, अब साइड एटम नहीं, अब सेंट्रल एटम है क्लोरीन। क्लोरीन हो चाहे ब्रोमीन हो चाहे आयोडीन हो, थर्ड फोर्थ फिफ्थ पीरियड है ना, इनके पास डी ऑर्बिटल खाली होता है। फ्लोरीन के लिए, एफ के लिए बात नहीं कर सकते, बट क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन के लिए बात कर रहे हैं। बेटा क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन जब आप लिखेंगे तो आ जाएगा नियॉन 3s2 3p5। अगर आप इसका ग्राउंड स्टेट ड्रॉ करेंगे तो आ जाएगा बेटा 3s 3p और 3d, 3s 3p और 3d। अब इसकी कोवेलेंसी के बारे में चर्चा करना है। आ जाओ भाई। देखिए है ना, अब इसके कोवेलेंसी पे चर्चा कर रहे हैं बेटा। 3s2 3p5 को अगर हम यहां पर फिल कर दे तो ये 3s2 है और ये 3p5 है। 3s2 3p5 आपने फिल कर दिया। फिलहाल में इसके पास कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक, और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी कोवेलेंसी कितनी हो जाएगी, 1। ध्यान से चेक करिएगा, कोवेलेंसी कितनी हो जाएगी, 1। मान लो मैं साइड एटम में हाइड्रोजन लेके आता तो क्या बन जाता, HCl। मान लो मैं साइड एटम में फ्लोरीन F लेके आता तो क्या बन जाता, ClF, इंटर हेलोजन कंपाउंड नाम से एक चीज आएगी हमारे सिलेबस में। अगर मैं साइड में क्लोरीन ही लेके आ जाता तो क्या बन जाता, Cl और Cl, Cl2। यहां पर इसकी कोवेलेंसी 1 होती है, एक बॉन्ड बनाता है। आगे बढ़िएगा। क्या इसके पास फिलहाल में 3 लोन पेयर है या नहीं है, और क्या आउटर मोशन में 3 डब्बे भी कम से कम खाली है? हाँ, अगर 3 डब्बे खाली है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये अपनी जो कोवेलेंसी उसको 3 बार एक्साइट कर सकता है, वेरी कर सकता है। और बेटा न्यूट्रल में कोवेलेंसी जब भी एक्सपांड होगी 2 से होगी, तो 1 का हो जाएगा 3, 3 का हो जाएगा 5 और 5 का हो जाएगा 7। इसका मतलब यहां पर इनकी ये कोवेलेंसीज आ जाएंगी। अब अगर मैं एग्जांपल की बात करूं बेटा इनके लिए, तो मान लीजिए हम साइड एटम में फ्लोरीन लेके आ रहे हैं, जैसे यहां पर भी मैंने बोला था ClF बन जाएगा। यहां पर मैं फ्लोरीन लेके आ रहा हूं तो इस केस में 1 2 3 4, यहां पर 1 2 3 ऐसा केस बनेगा। यहां पर 1 2 1 2 3 4 5 और यहां पर 1 2 3 4 5 6 और 7। ये इसका फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कहलाएगा, ये इसका सेकेंड एक्साइटेड स्टेट कहलाएगा और ये इसका थर्ड एक्साइटेड स्टेट कहलाएगा। आप चेक कर सकते हैं, यहां पर अगर मैं फ्लोरीन लाऊंगा तो कितने फ्लोरीन लाने पड़ेंगे बेटा, 1 2 और 3, क्या बन जाएगा, ClF3। यहां पर अगर मैं फ्लोरीन को लाता हूं तो कितने फ्लोरीन लाने पड़ेंगे बेटा, 5, तो एग्जाम्पल बन जाएगा ClF5। और यहां पर अगर मैं फ्लोरीन लाना चाहता हूं तो कितने लाने पड़ेंगे, 7। लेकिन क्लोरीन का जो साइज है वो छोटा होता है, उसके आसपास 7 साइड एटम नहीं आ पाते, स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाती है, स्टेरिक क्राउडिंग हो जाती है। तो इसके लिए हम लोग एक दूसरा एग्जाम्पल लिख रहे हैं और वो एग्जाम्पल है HClO4। HClO4 का डायग्राम बना के बता दूंगा कैसे उसमें 7 बॉन्ड होते हैं, पहले ये लिख लीजिए। अच्छा एक काम करो, ये तो लिखते रहेंगे, यहां पर भी मैंने आपको जो चर्चा करी थी इसको भी बता दे रहा हूं साथ ही साथ। मान लीजिए आपको बोलता फास्फोरस,
PCl3, PCl4, PCl5, PCl6, मान लीजिए ये दिया जाता। सिमिलरली सल्फर के लिए बात करूं, मान लीजिए SF2, SF3, SF4, SF5 और SF6 आपको दिया जाता। सिमिलरली क्लोरीन के लिए ClF, ClF3, ClF5, ClF5, ClF7, मान लीजिए ये सब दिया जाता। ठीक है, अब इसमें बोला जाता कौन एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा है। बेटा फास्फोरस की कोवेलेंसी ग्राउंड स्टेट में 3, एक्साइटेड स्टेट में 5, ये सब न्यूट्रल का न्यूट्रल से कंपैरिजन चल रहा है, कोई आयन नहीं है। तो यहां पर अगर कोवेलेंसी बढ़ेगी तो 2 से बढ़ेगी, वरना नहीं बढ़ेगी। ठीक है ना, यहां पर PCl3 बनता है, PCl5 बनता है, ये न्यूट्रल फॉर्म में नहीं बन सकता। अगर इस पे प्लस या इस पे माइनस होता तो बन जाता, जो कि बनेगा भी आगे। यहां पर आइए, सल्फर की कोवेलेंसी ग्राउंड स्टेट में 2, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में 4, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में 6, न्यूट्रल फॉर्म में इनका बन पाना पॉसिबल नहीं है। अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि SF6 जो बना है, इसमें सल्फर कौन सी स्टेट में होता है? ग्राउंड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, ग्राउंड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। ClF बनेगा, ClF3 बनेगा, ClF5 बनेगा, ClF7 बनना तो चाहिए था, लेकिन क्राउडिंग की वजह से नहीं बन पाता। तो यहां पर ये नोट कर लें, अभी जो डिस्कस करा है, फिर इसको इसके बाद देखते हैं। कोई ऐसा कंफर्म नहीं है, पर S और P में से P का ही भेजते हैं, क्योंकि S न्यूक्लियस के ज्यादा क्लोज होता है, तो P का ही ट्रांसफर करो। आप S का भेज दोगे तो P का उठा के S में डाल देना, हो तो कैसे इधर उधर करते रहो, कोई मतलब नहीं उससे। वो आगे बताएंगे, अभी बताया थोड़ी है, मैंने बोला आगे पढ़ेंगे। वो हाइड्रोजन का कंपाउंड क्यों नहीं बन रहा है, उसका एक कारण होता है, उसको बोलते हैं डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन। तो अब अपने को डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन के लिए पहले उस लेवल तक पहुंच जाए, फिर समझेंगे आराम से। हाइब्रिडाइजेशन वगैरह पढ़ लेंगे, उसके बाद की बात है वो। चलो ये लिख लो, है ना। इसके बाद वाली स्लाइड चेंज करके वो भी लिख लेना, बाकी फिर अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। आज शाम को 3:45 से लेकर 4:15 तक काउंटर पे नीचे अवेलेबल रहूंगा, अगर किसी को कोई डाउट वाउट रहेगा तो आ जाना उस समय पे, ठीक है ना।